हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? चलिए, तो अगर आप क्लास में आ चुके हैं, ज्वाइन कर लिया है, तो मुझे कंफर्मेशन दे दीजिए। उसके बाद में हम स्टार्ट करने वाले हैं आज का हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। कल हमने डिस्कस किया था सेल साइकिल के बारे में और सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, और आज हम बात करने वाले हैं फर्दर सेल साइकिल एंड डिवीजन के बारे में। कल हमने थोड़ा सा बेसिक डिस्कस कर लिया था, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज हम बात करेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के बारे में। इसके अलावा हम बात करेंगे क्रोमोसोम्स क्या होते हैं उनके बारे में। इसके अलावा हम बात करेंगे डीएनए क्या होता है, और हम बात करेंगे जेनेटिक कोड क्या होता है। अगर टाइम बचा तो हम म्यूटेशन को भी डिस्कस करेंगे। चलिए, तो आप बोलोगे कि मैम म्यूटेशन का टाइम क्यों बोल रहे हो, क्यों बचेगा या नहीं बचेगा? क्योंकि आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं ना, आपको आज का जो लेक्चर है वो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को हम देखेंगे विजुअल फॉर्म में। अब कैसे देखेंगे अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। तो आज की क्लास में स्टार्टिंग से लेके एंड तक क्लास बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। ओके, सो आज की आपकी जो क्लास रहने वाली है, आज की क्लास में आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलेंगी और बहुत सारे 3D मॉडल्स हम देखने वाले हैं। अब कैसे हैं अभी हम बात करेंगे, ठीक है? चलिए, अब बात करते हैं कि क्या हमारा टॉपिक है। तो हमने बोल दिया कि हम सेल, जो हमारा बेसिक टॉपिक है वो है सेल साइकिल, सेल डिवीजन, क्रोमोसोम्स, डीएनए और जेनेटिक कोड के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो फटाफट से बेसिक डिस्कस कर लेते हैं जो हमने कल पढ़ा था। अब आप लोग मुझे फटाफट से बताएंगे चैट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में, कि जितना हमने पढ़ा था क्या आप सब लोग आज रिवाइज करके आए हैं? क्योंकि अगर आप सब रिवाइज करके आए हो तभी फायदा है कि मैं आपको फाइनल फोटोज दिखाऊं। हाँ जी, बताइए, पढ़ के आए हैं सब लोग? बोलो फटाफट से। जो जो हमने कल पढ़ा था सब लोग पढ़ के आए हैं क्या? ओके देन, शुरू करते हैं सेल साइकिल के साथ में। सेल साइकिल जिसकी हमने बात की थी कि एक ऐसा कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जहां पे सेल क्या कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली डिवाइड कर रहे हैं। फेज की अगर बात करें तो इसमें अलग अलग फेजेस आते हैं, और ये जो फेजेस हैं इनको हमने खुद से नाम दे दिया है। हमने इन फेजेस को खुद से नाम दे दिया है स्टेजेस देख के कि किस फेज में क्या चीज हो रही है, उसके बेसिस पे हमने नाम दे दिया है। तो अब सेल साइकिल में दो चीजों की हमने कल बात की थी, एक था जी इंटरफेस और एक था जी एम फेज। इंटरफेस की बात करते हैं। इंटरफेस वो तैयारियों वाला फेज है जिसमें सेल सारी चीजों को बना रहा है या इकट्ठा कर रहा है, और एम फेज वो एक्चुअल फेज है जिस इवेंट के लिए इंटरफेस ने तैयारी की थी। तो जो आपका इंटरफेस है इसमें तीन फेजेस हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि जी फेज है, एस फेज है एंड G2 फेज है। और जो हमारा यहाँ पे एम फेज है, एम फेज में हमें क्या चीजें देखने को मिलती हैं, जैसे कि प्रो फेज है, मेटा फेज है, एना फेज है एंड टीलो फेज है। पी मैट की कल हमने बात की थी, और यहाँ पे हमने बोला कि हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है। एक तो जी फेज, एक हमारा एस फेज एंड देन अगेन जी फेज। तो ग्रोथ वन फेज या गैप फेज जिसको हम बोल देते हैं, G1 फेज में आपके अमीनो एसिड्स हैं, आरएनए हैं, ये सारी चीजें बनती है। एस फेज में डीएनए का सिंथेसिस होता है, हिस्टोन प्रोटीन्स बनती हैं। और ये जो एस फेज होता है, इस फेज में जो अमाउंट ऑफ डीएनए है वो डबल हो जाता है, लेकिन जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो सेम रहता है, सिर्फ अमाउंट डबल होता है। देन आगे बात करते हैं ग्रोथ 2 की फेज की, तो इसमें जो अदर चीजें हैं उनका सिंथेसिस होता है। अब जब हम पी मैट फेज की बात करते हैं, यानी कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज की बात करते हैं, आप सबको याद है मैंने क्या बताया था? अभी बताती हूं। हमने कहा था कि 4 फेजेस आ रहे हैं। फटाफट से थ्योरी कवर करके आपको फिर डायग्राम्स दिखाती हूं कि माइटोसिस में 4 फेज आ रहे हैं। अब इन 4 फेजेस की अगर हम बात करते हैं तो माइटोसिस में भी सबसे लंबा फेज कौन सा है हमारे पास में? प्रोफेज है। माइटोसिस में भी सबसे बड़ा फेज कौन सा है? प्रोफेज है। क्या कहा था?
प्रोफेज में जो क्रोमेटिन मटेरियल है, जो ऐसे ही पड़ा है, क्रोमेटिन मटेरियल इकट्ठा होकर क्रोमोसोम बनाता है। कैसे बनाता है अभी बताऊंगी। तो क्या होता है कि जब भी हम प्रोफेज की बात करते हैं तो उसमें जो क्रोमोसोम है वो कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से कंडेंस हो जाते हैं, लेकिन इकट्ठे होना, उनकी जो कंडेंसेशन है वो स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो आपका प्रोफेज होता है इसमें क्रोमोसोम्स की कंडेंसेशन क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। नाउ अब क्या होगा, जो आपके स्पिंडल फाइबर्स हैं, जैसे कि यहां पे है, यहां पे क्या हो रहा है कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो कंडेंस होना शुरू हो गए। अब ये जो साइड वाली मेम्ब्रेन है ना, ER वगैरह है, ये भी आपके डिसॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। ये कहते हैं क्रोमोसोम्स का मेन काम है, क्रोमोसोम्स में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, तो पूरा स्पेस क्रोमोसोम्स तुम ले लो, लेकिन तुम अच्छे से डिवाइड करो, ठीक है। तो ये डिसअपियर हो जाते हैं, थोड़ी सा साइड चले जाते हैं और मेन स्टेज किसको दे देते हैं, ये क्रोमोसोम को दे देते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो आपके बेसिकली सेंट्रियोल्स हैं वो क्या करते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इनको अल्टीमेटली क्या करना है, इनको होल्ड करके रखना है क्रोमोसोम्स को आगे जाके। तो ये क्या करेंगे, जो स्पिंडल फाइबर्स है उनका फॉर्मेशन भी यहाँ पे शुरू हो जाता है, और ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये क्या करते हैं, ऑपोजिट पोल्स की तरफ को सेंट्रियोल्स मूव करते हैं और स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं। अब एट द एंड ऑफ प्रोफेज, प्रोफेज के एंड में क्या बोला कि क्या चीज डिसअपियर हो जाएगी, जैसे कि आपके मेम्ब्रेन्स हैं, न्यूक्लियोलस है, ये आपके प्रोफेज के एंड में डिसअपियर हो जाते हैं। अब क्या होता है, जैसे मेटाफेज आता है, अब मेटाफेज इज द एक्चुअल स्टेज जहां पे क्रोमोसोम्स एक्चुअली बन जाते हैं। तो मेटाफेज सबसे क्लियर स्टेज होती है जहां पे हम एक्चुअल में क्रोमोसोम्स को अलाइंड देख सकते हैं। अलाइंड समझते हो, क्रोमोसोम्स को हम एक मेटाफेजिक प्लेट, मेटाफेजिक प्लेट क्या है, हमारी इमेजिनरी एक लाइन है कि हमें एक लाइन में क्रोमोसोम देखने को मिल रहे हैं, तो इसीलिए हमने उसको क्या बोल दिया, मेटाफेजिक प्लेट। क्यों, क्योंकि मेटाफेज में बन रही है। तो ये जो मेटाफेजिक प्लेट होता है इसमें इक्वेटोरियल बेसिकली प्लेट होता है, जिसमें एक जगह पे आपको सारे क्रोमोसोम्स इकट्ठे एक लाइन में दिखाई देते हैं। तो बेस्ट अगर कोई पूछे कि बेस्ट आपके पास में मॉर्फोलॉजी कब स्टडी करते हो आप, तो बेस्ट मॉर्फोलॉजी हम कब स्टडी करते हैं जी, मेटाफेज में। सबसे अच्छी तरह से क्रोमोसोम कहां पे दिखाई देंगे, मेटाफेज में दिखाई देंगे, ठीक है, याद रखना इस बात को। अगला हमने बात की थी एनाफेज की, अब याद रखना एम फॉर मेटाफेज, एम फॉर मॉर्फोलॉजी, ठीक है, दोनों एम से ऐसे याद रखना कि मॉर्फोलॉजी एंड मेटाफेज। तो क्लियरली हमें जो मॉर्फोलॉजी है वो मेटाफेज में देखने को मिलेगी। अगला हमने बोला जी एनाफेज। अब एनाफेज में क्या होता है, ये जो क्रोमोसोम है ना ऐसे, इसकी जो आर्म्स हैं, बनाई नहीं, जस्ट अ मिनट, ये जो क्रोमोसोम है ना, जस्ट अ मिनट, ये जो क्रोमोसोम हमारे पास में है इसकी जो आर्म्स हैं ये एक सेंट्रोमियर से कनेक्टेड होती है। जब ये दोनों आर्म्स एक सेंट्रोमियर से कनेक्टेड होती है ना, दिस इज सेंट्रोमियर, जहां इकट्ठा सा डीएनए का रीजन होता है, कॉन्स्ट्रिक्टेड रीजन होता है, ये हम बात करेंगे। तो यहाँ पे ये जो आपका आर्म्स है दोनों कनेक्टेड होंगी, तो ये जो रीजन है दिस वन इज द सेंट्रोमियर रीजन। अब यहां से जो दो आर्म्स कनेक्टेड होती हैं इनको बोला जाता है जी सिस्टर क्रोमेटिड्स, इनको बोला जाता है सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो सेंट्रोमियर है ये लॉन्गिट्यूडिनली डिवाइड कर जाएगा, लॉन्गिट्यूडिनली डिवाइड करेगा, और ये जो आपके सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं ये चले जाएंगे जी ऑपोजिट पोल्स के ऊपर, और जैसे ये ऑपोजिट पोल्स की तरफ को जाएंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं, एनाफेजिक मूवमेंट। एनाफेजिक मूवमेंट का मतलब होता है कि ये ऑपोजिट पोल्स को मूव कर रहे हैं। अब याद रखना ये है एनाफेज, और ये होता है सबसे छोटा फेज। प्रोफेज बड़ा फेज था माइटोसिस में, एनाफेज क्या है, सबसे छोटा फेज है, क्योंकि सब कुछ हो चुका है, अब उसको क्या करना है, बस अलग ही करना है रास्ते, ठीक है। जो बनना था वो बन चुका, क्रोमोसोम बन चुके, सब कुछ हो चुका, अब उनको बस अपने अपने घर पे शिफ्ट होना है, ऐसा समझ लीजिए। तो क्या हुआ कि ये जो क्रोमेटिड्स हैं ये क्या किए, सेंट्रोमियर लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड किया और अलग अलग जगह पे ऑपोजिट पोल्स की तरफ पे क्या कर गए, मूव कर गए। और जो अल्टीमेटली आपका टीलोफेज था, टीलोफेज क्या है आपका, रिवर्स ऑफ दी जो स्टार्टिंग फेज था प्रोफेज। तो टीलोफेज में क्या हुआ कि जो प्रोसेसेस आपकी प्रोफेज में हुई थी उसका ऑपोजिट हो गया। तो जो मेम्ब्रेन डिसअपियर की थी प्रोफेज में, वो मेम्ब्रेन्स क्या करेंगी, दोबारा से अपीयर कर जाएंगी,
ठीक है, जो सिस्टर क्रोमेटिड्स थे वो दोबारा से अब अपने अपने पोल्स पे पहुंच गए हैं और डीकंडेंस होना क्या हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। ठीक है, पहले कंडेंसेशन हुई थी प्रोफेज में और टेलोफेज में डीकंडेंस वो हो जाएगा और अल्टीमेटली फिर क्या होगा, साइटोप्लाज्म की डिवीजन हो जाएगी और ऑर्गेनेली की भी, और आपका अल्टीमेटली जो सेल है वहां पे कोई फरो फॉर्मेशन हो जाएगी और सेल क्या कर जाएगा आपका, जैसे एनिमल में अगर हम बात करें तो फरो फॉर्मेशन हो जाती है और सेल क्या कर जाता है, डिवाइड कर जाता है। ठीक है, क्लीवेज हो जाती है। तो ये हमारा था जी माइटोसिस। ठीक है, अब यहां पे फोटो देख के फिर मैं आपको एक चीज दिखाती हूं। अब देखिए यहां पे हमने बात की कि सबसे पहले तो कंडेंसेशन हो रही है, तो देखो जी प्रोफेज में क्या हुआ, कंडेंसेशन हो गई। अब आगे बात करते हैं दूसरे की। दूसरा देखो मेटाफेज, आपको क्या लग रहा है कि जितने भी आपके क्रोमोसोम्स हैं वो आपके एक लाइन में यहाँ पे क्लियर है ना, एक लाइन पे आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये बेसिकली आपका क्या हो गया, मेटाफेज हो गया। देन बात करते हैं एनाफेज की, और एनाफेज में आप देखोगे कि एनाफेज में अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स थे ये क्या कर रहे हैं, ऑपोजिट पोल्स की तरफ को मूव कर रहे हैं। तो यही यहाँ पे हो रहा है, देख सकते हो एनाफेज में। और लास्ट हमारे पास में क्या था, लास्ट हमारे पास में था दैट इज टेलोफेज। टेलोफेज में आप देख सकते हो कि अल्टीमेटली ये डिकंडेंस हो गया और यहाँ पे जो दो आपके डॉटर सेल्स थे वो क्या करेंगे, एकदम से सेपरेट हो जाएंगे। तो ये है आपका सेल साइकिल। ठीक है जी, और ये हमने डिस्कस कर लिया किसके बारे में, माइटोसिस के बारे में। अब यहां पे आप देख सकते हो क्या बोला, जीवन में ग्रोथ हो रही है। ठीक है, एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन हो रही है, G2 फेज में ये तैयारी कर रहा है माइटोसिस की। देन प्रो फेज आया जहां पे क्रोमोसोम्स की कंडेंसेशन हो गई, मेटा फेज आया, अलाइनमेंट हो गई, एनाफेज आया, ऑपोजिट पोल्स की तरफ को सिस्टर क्रोमेटिड्स चले गए, और अल्टीमेटली टेलोफेज में जो प्रोफेज का उल्टा था कि क्रोमोसोम्स डीकंडेंस हो गए, न्यूक्लियर एनवेलप वगैरह दोबारा से आ गए, और अल्टीमेटली जो आपका साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड कर जाता है साइटोकाइनेसिस में। और इसके बाद क्या करेगा, ये सेल साइकिल को कंटिन्यू करेगा, लेकिन कई बार क्या होता है ये आपका रेस्टिंग फेज में चला जाता है। ठीक है, तो वो फंक्शन तो करेगा लेकिन डिवाइड नहीं करेगा, वो अल्टीमेटली एक जो उसको पर्टिकुलर फंक्शन है उसको ही परफॉर्म करना शुरू कर देगा, परमानेंट टिश्यू बन जाएगा। तो वो आपका G0 फेज होता है या फिर रेस्टिंग फेज होता है। तो ये हमने बात कर लीजिए माइटोसिस के बारे में। अब हम बात करते हैं फर्दर आगे। अब मुझे ये बताओ पहले तो कि यहां तक आपको पता चला माइटोसिस में क्या क्या होता है, फटाफट बताओ। यहां तक पता चला माइटोसिस में क्या होता है? अब मैं आपको इसके डायग्राम्स बताऊं, दूसरे वाले मॉडल्स बताइए। यहां तक पता चला, बेसिक क्लियर हुआ माइटोसिस का, कल भी हमने पढ़ा था। क्या बोल रहे मैम, लेक्चर के साथ नोट्स लिखे हैं लेक्चर के बाद? तो बेटा देखो ये हमने कल पढ़ लिया था, अभी मैंने आपको रिवाइज करवाया, इसलिए थोड़ा जल्दी में रिवाइज करवाया। अभी आपने क्या करना है, सिर्फ जो मेजर पॉइंट्स है उसको लिख लिया करो। ये पॉइंट है, नोट्स आपको मिल जाते हैं, फिर प्रॉपर नोट्स बना लिया करो। ठीक है, चलिए यहां तक बताइए सबको क्लियर है? चलिए यहां तक सबको क्लियर है जितने बच्चे हैं? हितेश, त्याग, सूरज, रंजन, श्रद्धा, बैरी, ओम प्रकाश, शुभम, खुशी, आकाश, दीपिका, आर्या, राधा, सबको क्लियर है? चलो अब बात करते हैं जी कि क्या क्या कैसे कैसे हो रहा है इस बारे में। ठीक है, ओके देन चलिए, अब आपको मैंने माइटोसिस पूरा बता दिया। अब मैं आपको कुछ स्ट्रक्चर दिखाने वाली हूं कि कैसे माइटोसिस में क्या क्या चीजें होती हैं। तो हमारे पास में एक चीज है दैट इज 3D डायग्राम्स। तो आप 3D डायग्राम्स की मदद से अब सीखोगे कि कैसे कौन सी चीज होती है। जैसे अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, सेल डिवीजन पढ़ रहे हैं, माइटोसिस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सा स्ट्रक्चर हमारे पास में मैच कर रहा है। तो चलो देख लेते हैं फटाफट से कि क्या क्या हमारे पास में यहाँ पे है। चलिए, और आपको एक और चीज बता देती हूँ कि ये जो मैं स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिखाने वाली हूँ ना, ये स्ट्रक्चर आपके पास में भी पहुंच जाएगा। अभी मैं आपको सेंड करूंगी और आपको ये स्ट्रक्चर पूरा का पूरा मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो फटाफट से देख लेते हैं जी हमने क्या क्या पढ़ा। हमने प्रोफेज पढ़ा, एनाफेज पढ़ा, टेलोफेज पढ़ा, और हमने क्या बात की, हमने मेटाफेज की बात की। चलिए देख लेते हैं वन बाय वन कि कौन सा हमारा स्ट्रक्चर यहाँ पे है। चलो फटाफट से देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले तो प्रोफेज के साथ में शुरू करते हैं। ठीक है, ओके देखिए ठीक है, जस्ट अ मिनट।
ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे मेटाफेज की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखो मेटाफेज में हमने क्या बोला था कि मेटाफेज में ये जो सेल है ये क्या करता है, इक्वेटोरियल लाइन पे ये जो आपके क्रोमोसोम्स हैं ये हमें देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे मेटाफेजिक प्लेट आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, क्रोमोसोम्स जो है वो मेटाफेजिक प्लेट पे हैं। ठीक है, और इसके अलावा आपको यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स देखने को मिल रहे हैं, सेंट्रियोल यहाँ पे है और साइटोप्लाज्म साइड में। तो ये आपका जो है दिस वन इज मेटाफेज, जहां पे आप बेस्ट मॉर्फोलॉजी को स्टडी कर सकते हो क्रोमोसोम्स की। ठीक है जी, तो इसको मैं आपको भेज भी देती हूं तो आप देख भी सकते हो उसको। चलिए, तो आपको ये चला गया होगा, आप कमेंट सेक्शन में देख सकते हो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले फेज की। ठीक है, राइट। ठीक है, एक ये हो गया, और दूसरा हमने क्या बोला था अभी, ओके। सो मेटाफेज आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं जी एनाफेज के बारे में। तो देखिए, इसको मैं फुल कर देती हूं। देख रहे हो, तो एनाफेज में क्या कहा था कि सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या करते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। यहां पे आप देख सकते हो एनाफेज में ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं ये क्या कर रहे हैं, बेसिकली सेपरेट हो रहे हैं। ठीक है, आप इसको ऐसे घुमा के भी देख सकते हो, जैसे देखना है वैसे देख सकते हो, राइट। यही हमने बोला था जी एनाफेज में। ठीक है, जहां से भी देख लो। ठीक है, जैसे देखना है वैसे देख सकते हो। ओके, चलिए अब बात करते हैं आगे, ये भी मैं आपको सेंड कर देती हूं। ठीक है, और एक और देख लेते हैं टीलोफेज का। ठीक है, एक और देख लेते हैं टीलोफेज का। चलिए, तो ये आप देख सकते हो, ये देखो, यहां पे आप देख सकते हो कि अल्टीमेटली जो आपके क्रोमोसोम्स हैं वो डिकंडेंस हो रहे हैं, और आपका जो सेल है वो क्या कर रहा है, फाइनली साइटोकाइनेसिस हो रही है, और फाइनली आपका जो सेल है वो डिवाइड हो जा रहा है 2 सेल्स में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम देख रहे हैं टीलोफेज। आप इसको कैसे भी देख सकते हो, जैसे भी 3D डायग्राम में देखना है। ठीक है, कहीं से भी देख सकते हो, ये देखो। क्लियर है सबको यहां तक? ठीक है जी, ओके। तो ऐसे हम अभी और भी चीजें सीखने वाले हैं, और भी चीजें इस तरह से हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हमने अभी बात कर ली। अब बाकी चीजों की बात हम थोड़ा सा आगे करते हैं। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर, इंटरेस्टिंग है? ओके देन, अब हम लोग बात करने वाले हैं आगे मियोसिस के बारे में। अब मियोसिस की अगर हम बात करते हैं, आपको मैंने एक डिफरेंस दिया था कि बताओ मियोसिस और माइटोसिस में क्या डिफरेंस है। फटाफट से मुझे 1 बाय 1 पॉइंट्स बताओ डिफरेंसेस के, नहीं बताओगे तो अगले 3D डायग्राम्स भी नहीं दिखाऊंगी। चलिए बताइए, 1 बाय 1 डिफरेंसेस बताइए मियोसिस एंड माइटोसिस के। चलिए फटाफट से बताइए।
ठीक है। हाँ ठीक है। ओके। ओके। तो ओम प्रकाश क्या पूछ रहे हो कि मैम ऑर्गेनेलिस का क्या होता है सेल डिवीजन में, ये पूछ रहे हो आप? तो बेसिकली क्या है ना, जो आपके ऑर्गेनेलिस वगैरह है शुरू में छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगी। जैसे प्रोफेज का टाइम है, मैं आपको बोल रही हूँ, वो पूरा टाइम किसको देता है? क्रोमोसोम को देता है, कि क्रोमोसोम्स आपके प्रॉपरली बन जाए। क्योंकि आपको पता है अगर एक भी एक्स्ट्रा क्रोमेटिड आपका दूसरी तरफ को चला गया तो कोई ना कोई एब्रेशंस हमें देखने को मिलेंगी। तो ये जो आपके ऑर्गेनेलिज हैं उस टाइम पे फ्रेगमेंट्स बना देती हैं, और बाद में ये क्या करती हैं, जब आपका सेल डिवाइड होने लगेगा ना उस टाइम पे ये बनना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि छोटे छोटे टुकड़ों में टूटी होंगी, बाद में रीअसेंबल हो जाती हैं, लेकिन स्टार्टिंग में ये डिसअपियर हो जाएंगी सो दैट सेल में डिवीजन फाइनल हो सके। ठीक है। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? माइटोसिस इज इक्वेशनल डिवीजन एंड मियोसिस इज रिडक्शनल डिवीजन। चाहिए, सही बोल रहे हैं। रिप्रोडक्टिव सेल्स में जो डिवीजन होता है वो आपका मियोसिस होता है। चलिए, सही बोल रहे हैं, बढ़िया। चलिए ओके, कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मियोसिस की। जस्ट अ मिनट। चलिए, सो मियोसिस के सबसे पहले बात करते हैं। मियोसिस हमारे पास में क्या है? बेसिकली रिडक्शनल डिवीजन है। ठीक है। तो अगर हम रिडक्शनल डिवीजन की बात करते हैं तो स्पेशलाइज्ड सेल जहां पे फॉर्मेशन ऑफ 4 जेनेटिकली आइडेंटिकल हैप्लॉइड सेल्स। ठीक है, यानी कि जब हम बात करते हैं माइटोसिस के बारे में, तो माइटोसिस में हमने बोला कि जी इक्वेशनल डिवीजन हो रही है और वहां पे एक सेल से 2 सेल बन रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं मियोसिस की, तो मियोसिस में क्या होता है कि अल्टीमेटली हमें 4 सेल्स देखने को मिलते हैं। तो मियोसिस की जो प्रोसेस है ना उसमें 2 टाइप हमें देखने को मिलते हैं। एक है जी मियोसिस 1 और दूसरा है जी मियोसिस 2। तो ये जो मियोसिस 1 है इसको हम बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन, और अल्टीमेटली जो मियोसिस 2 है ना वो माइटोसिस की तरह ही होता है, वो आपका माइटोसिस की तरह ही होता है, और उसको हम क्या बोल देते हैं? इक्वेशनल डिवीजन। उसको हम क्या बोल देते हैं? इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है। तो यहां पे हमें क्या क्लियर हुआ कि हमें 2 टाइप के यहाँ पे डिविजन्स देखने को मिल रही हैं। एक है मियोसिस 1 और एक है हमारे पास में मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 जो है वो रिडक्शनल डिवीजन है, और जो मियोसिस 2 है वहां पे हमें जो डिविजन्स देखने को मिल रहे हैं वो सेम एज दैट ऑफ माइटोसिस देखने को मिल रही है। अब मियोसिस की बात करें, ये आपका सिर्फ और सिर्फ कहां पे होता है? रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है। और जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की अगर हम बात करते हैं तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हो जाएंगे? हाफ में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ पे हाफ हो जाते हैं, जबकि माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आपके सेम रहते थे, यहाँ पे हाफ हो जाते हैं। इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं? रिडक्शनल डिवीजन या फिर हेट्रोटिपिक सेल डिवीजन। अगर हम बात करते हैं माइटोसिस की, तो माइटोसिस टर्म किसने दी थी? फ्लेमिंग ने दी थी। लेकिन अगर हम मियोसिस की बात करते हैं तो ये फार्मर एंड मुरे ने दी थी। मियोसिस की बात करें तो ये टर्म किसने दी थी? फार्मर एंड मुरे ने दी थी 1905 में। अब एक चीज ध्यान देने वाली है क्या, कि मियोसिस में जो न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म है वो 2 बार डिवाइड करता है। न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म 2 बार डिवाइड करेगा, लेकिन जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं वो सिर्फ 1 बार स्प्लिट होते हैं। ठीक है। तो जो न्यूक्लियस है एंड साइटोप्लाज्म है वो 2 बार डिवाइड करेगा, क्योंकि 4 सेल बनने हैं, लेकिन जो क्रोमोसोम्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ 1 बार क्या करते हैं? स्प्लिट होते हैं। तो पहले तो फटाफट से जो बच्चे बोल रहे थे कि मैम क्या नोट करें, ये 4 पॉइंट्स जो बताए इनको नोट कर लीजिए और फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, फटाफट से। ठीक है। राइट, फटाफट से नोट कर लो।
क्या बोल रहे हैं कि मैम किस टाइम पे विजिबल होगा, कौन से फेज में? अच्छा, वही वाला क्वेश्चन पूछ रहे हो। टेलोफेज के टाइम पे ना वो आपके इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं, और कुछ आपके ऐसे ऑर्गेनेलिज भी होती हैं जो खुद से बना देती हैं खुद को कुछ टाइम में, है ना, वेसिकल से खुद को बना लेंगी। तो कुछ ऐसी ऑर्गेनेलिज होंगी जो आपकी इंडिपेंडेंटली क्या कर जाती है, रेप्लिकेट कर जाती है, रेंडमली वो डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, और कुछ ऑर्गेनेलिज ऐसी होती हैं जो टेलोफेज में दोबारा से खुद को असेंबल कर लेती हैं, रीअसेंबल कर लेती हैं, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं कि मियोसिस में बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। तो डॉटर सेल्स आर नॉट जेनेटिकली आइडेंटिकल टू मदर सेल इन मियोसिस। अब देखो, जब हम माइटोसिस की बात करते हैं, माइटोसिस में जो भी सेल बनेगा वो बिल्कुल आइडेंटिकल होगा, सिमिलर होगा टू दी पेरेंट सेल। जैसे हमारे सोमैटिक सेल्स हैं, अगर हमें चोट लगती है, जो भी सेल हमारे दोबारा बनते हैं वो बिल्कुल आइडेंटिकल बनते हैं, बिल्कुल सिमिलर बनते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मियोसिस की, तो मियोसिस में क्या होता है, आइडेंटिकल सेल्स नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि देखो हमारे पास में क्या है, एक क्रोमोसोम मदर का आएगा, एक क्रोमोसोम फादर का आएगा, तो अल्टीमेटली वहां पे क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगी। ये क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है कि अभी मैं बताऊंगी कि जीन्स क्या होते हैं, सेगमेंट्स क्या होते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें सेम इंडिविजुअल नहीं देखने को मिलता। अब हम लोग हैं, हम में हमारे पेरेंट्स के कैरेक्टर तो आए हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं हम बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह डिट्टो कॉपी बने, नहीं ना। तो बेसिकली जो आपका मियोसिस होता है, मियोसिस में जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, उसकी वजह से हम बिल्कुल एग्जैक्टली सेम नहीं बन पाते। तो यहां पे क्या होता है कि जो डॉटर सेल्स भी बनेंगी वो आइडेंटिकल नहीं होंगी मदर सेल के साथ में, ठीक है। दूसरा कि एक लॉ है जो कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ है, उसको हम कवर करेंगे आगे आने वाले क्लासेस में। So, during the pre-meiotic interphase, DNA duplication occurs in the S phase. Meiotic divisions consist of two consecutive divisions, meiosis 1 and meiosis 2. ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि क्या होता है ना, यहाँ पे meiosis 1 होता है और meiosis 2 होता है। तो जब meiosis 1 हो रहा है और meiosis 2 हो रहा है ना, उसके बीच में भी एक फेज आता है जिसको बोलते हैं इंटरकाइनेसिस फेज। तो क्या होता है, जो दो डिविजन्स है, दो डिविजन्स के बीच में एक ब्रेक का फेज आता है, आप ऐसा समझ सकते हो। और उससे पहले जो फेज आएगा शुरू में, वो आपका इंटरफेज होगा, जिसमें क्या करेगा, सेल सिंथेसाइज करेगा चीजों को। तो यहां पे अगर हम देखते हैं सबसे पहले मियोसिस के बारे में, तो मियोसिस 1 में मैं आपको भी दिखा देती हूँ। मियोसिस 1 क्या है, बेसिकली रिडक्शनल डिवीजन है, और क्योंकि ये रिडक्शनल डिवीजन है तो इसमें क्या होगा कि जो दो हैप्लॉइड सेल हैं वो सिंगल डिप्लॉइड सेल से बनेंगे। हमने क्या बोला था कि नंबर जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, तो अल्टीमेटली अगर डिप्लॉइड सेल है तो यहाँ पे क्या बनेगा, हैप्लॉइड सेल बनेगा। दूसरा इंटरफेस, इंटरफेस क्या है, मियोसिस 1 और 2 के बीच में जो फेज आता है, ठीक है, इंटरकाइनेसिस फेज भी बोल देते हैं। इसमें बेसिकली जो आपका बेसिकली डीएनए है वो रेप्लिकेट नहीं करेगा, एक ब्रेक का फेज होता है, मैंने आपको बताया ब्रेक मिलती है इसमें सेल को, ये समझ लो। तीसरा हमारे पास में क्या है, मियोसिस 2, दैट इज इक्वेशनल डिवीजन, जो आपकी बिल्कुल सिमिलर है माइटोसिस के साथ। तो अब देखते हैं कि क्या क्या फेजेस किस किस में आते हैं और क्या क्या होता है, ठीक है, जस्ट अ मिनट। चलिए, तो यहां पे हम बात करते हैं कि क्या क्या फेजेस आते हैं। तो आपने सुना होगा कि मियोसिस 1 में हमारे पास में प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, जो आपका एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1 आता है। तो मियोसिस 1 में और मियोसिस 2 में क्या होता है, अगर 1 है तो कैसे पता चलेगा कौन से स्टेज की बात कर रहे हैं, तो 1 में क्या होगा, प्रोफेज 1 लिख दिया होगा, मेटाफेज में क्या लिख दिया होगा, मेटाफेज 1 लिख दिया होगा, एनाफेज 1 लिख दिया होगा, टेलोफेज 1 लिख दिया होगा। वहीं अगर आप मियोसिस की बात करते हो 2 फेज की, तो प्रोफेज 2 लिखा होगा, मेटाफेज 2 लिखा होगा, एनाफेज 2 लिखा होगा एंड टेलोफेज 2 लिखा होगा। ये क्लियर है सबको? तो सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट फेज की बात कर रहे हैं। मियोसिस 1 में सबसे बड़ा फेज कौन सा होता है, प्रोफेज 1 होता है। देखो मियोसिस में सबसे बड़ा फेज कौन सा होता है, प्रोफेज होता है, सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है, ठीक है। यहां पे अगर हम बात करें तो ये जी सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है, ठीक है, ये सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है।
और क्यों ये लॉन्गेस्ट फेज है? क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं, जैसे कि आपने सुना होगा, सुना है, ला जरा पानी दे दे, सुना है ये वाला? चलिए, तो जैसे कि लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस। ठीक है, तो हमारे पास में आ गया लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस। ठीक है, ला जरा पानी दे दे। अब आप बोलोगे कि मैम लास्ट वाले में तो दोनों डीडी है, कैसे याद रखेंगे? ये तो देखो कि ये जो चार हैं, इन चारों के एंड में क्या आ रहा है? टीन। इसके एंड में क्या आ रहा है? काइनेसिस। राइट? तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि प्रोफेज 1 में जो 5 स्टेजेस हैं वो कौन कौन सी हैं? लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। ये सबको क्लियर हो गया? तो चलो फटाफट से फिर लिखो इस पॉइंट को, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, फटाफट से। ठीक है जी, चलिए लिख लिया सबने? नाउ अब हम बात करेंगे कि प्रोफेज में लिप्टोटीन में क्या होता है। लिप्टोटीन जानबूझ के बोल रही हूं, बताती हूं क्या है। लैप्टोटीन है बेसिकली, है ना? देखो, तो यहां पे डायग्राम भी होगा। ठीक है, देखो डायग्राम दिखाती हूं, पहले समझ लो होता क्या है। सबसे पहला है हमारे पास में लैप्टोटीन। लैप्टोटीन में क्या होता है ना, जैसे कि हमने बात की थी कि क्रोमेटिड है, वो इकट्ठा हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे, एक दूसरे से लिपटना शुरू हो जाएंगे। तो बेसिकली ये जो आपका लैप्टोटीन है ना, लैप्टोटीन में क्या होता है? लिपटना शुरू हो जाता है। लिपटना कौन शुरू हो जाएगा? डीएनए, क्रोमेटिड्स आपके, है ना? तो अल्टीमेटली यहां पे क्या होगा? जो आपके क्रोमेटिन है, जो आपके डीएनए है, प्रोटीन है, वो क्या करेगा? खुद को इकट्ठा करना शुरू कर देगा, क्योंकि वहां पे क्रोमोसोम बनना है। तो लेप्टोटीन को कैसे याद रखना कि लिप्टोटीन है, यानी कि जो कंडेंसेशन होती है यहां पे क्रोमोसोम्स की, वो शुरू होना स्टार्ट कर जाती है। तो यहां पे जो अपीयरेंस हमें क्रोमोसोम की देखने को मिलती है, वो बुके की तरह अपीयरेंस देखने को मिलती है। इसीलिए ये जो लेप्टोटीन स्टेज है, इसी को हम बुके स्टेज भी बोल देते हैं। ठीक है, तो जो क्रोमोमियर्स हैं, दे अपीयर एंड लुक लाइक बुके, हेंस लेप्टोटीन इज आल्सो कॉल्ड बुके स्टेज। क्रोमोमियर्स आर बीड्स ऑन द क्रोमोसोम डिस्कवर्ड बाय बाल्बियानी। ठीक है, ये हम बात करेंगे आगे। देन आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए अकर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या है? सबसे पहले लिप्टोटीन स्टेज थी। अब दूसरी स्टेज की बात करते हैं, विच वन इज जाइगोटीन स्टेज। अब देखो फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ कि जो क्रोमोसोम्स थे उन्होंने एक दूसरे से इस तरह से, जैसे ये है, इस स्टेज में क्या हुआ लेप्टोटीन वाली स्टेज में, कि यहां पे आपको ये जो क्रोमेटिड्स हैं ये जो है ये इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, और अल्टीमेटली ये जो सेंट्रियोल्स हैं ये भी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाते हैं फर्स्ट स्टेज में। दूसरे स्टेज में क्या होता है कि ये जो हमारे पास में क्रोमोसोम्स है ना, ये जो हमारे पास में यहां पे ये जो क्रोमोसोम्स हैं, इनके बीच में क्या होगा? एक प्रोटीन बनना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो जाइगोटीन में क्या होता है? ये जो आपके क्रोमोसोम्स होते हैं, इन क्रोमोसोम्स के बीच में एक प्रोटीन बनना शुरू हो जाएगी, या फिर हम बोल सकते हैं कि साइनेप्सिस कॉम्प्लेक्स बन जाता है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं कि इसके बीच में हमें एक साइनेप्सिस कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है जब हम किसकी बात करते हैं? जाइगोटीन स्टेज की बात करते हैं। ठीक है, पहले क्या हुआ? वो बिल्कुल
कंडेंस हो गया। उसके बाद में क्या हुआ, ये जो 2 क्रोमोसोम्स हैं ये क्या हुए, एकदम से आपके एक इन्होंने क्या बना लिया, साइनेप्सिस बना लिया, जिसमें इन्होंने क्या किया, इसके बीच में एक कॉम्प्लेक्स बन गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइनेप्सिस कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अब तीसरी स्टेज में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर, वो हम बात करेंगे, पहले जाइगोटीन कवर कर लेते हैं। देखो अब ये क्या बोलता है कि इन जाइगोटीन दीज होमोलोगस क्रोमोसोम्स दे पेयर अप, ये पेयर अप करेंगे और दिस पेयरिंग इज कॉल्ड साइनेप्सिस। इस पेयरिंग को हम क्या बोल देते हैं, साइनेप्सिस बोल देते हैं, ठीक है। और दिस पेयरिंग इज कॉल्ड साइनेप्सिस, और जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसको हम क्या बोल देते हैं, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। जो कॉम्प्लेक्स बना उसको हमने क्या बोल दिया, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। अगला पॉइंट ये क्या बोलता है कि किसने डिस्कवर किया था, मोसेस एंड फॉसेट ने इसको डिस्कवर किया था। अब हर एक जो पेयर हमें मिलेगा यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम का, अब 2 आपको दिख रहे हैं, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, बाइवेलेंट। हर एक पेयर जो यहाँ पे आपको मिलेगा, तो उसको होमोलोगस क्रोमोसोम का जो पेयर है उसको हम क्या बोल देंगे, बाइवेलेंट बोल देंगे। तो यहाँ पे अल्टीमेटली जाइगोटीन में क्या याद रखना है डायरेक्टली, कि सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बन जाता है या फिर साइनेप्सिस होती है, ठीक है। तीसरी बात करते हैं पेकाइटिन की। अब पेकाइटिन में देखो क्या होता है, पेकाइटिन में सबसे मेन पॉइंट है कि क्रॉस ओवर होता है या क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है। पेकाइटिन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, क्रॉसिंग ओवर होती है। अब क्या हुआ, पहले लेप्टोटीन आया, उसके बाद में क्या हुआ, हमारे पास में जाइगोटीन आया। अब क्या होगा, ये जो हिस्सा है ये इस तरफ चला जाएगा, एक हिस्सा इसका इस तरफ आ जाएगा, यानी कि क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी। कैसे, यहाँ पे आप देख सकते हो, और यहाँ पे हमारे पास में इस तरह से जैसे क्रोमोसोम्स हैं। अब क्या होगा, इसका जो एक हिस्सा है वो यहाँ चला जाएगा, इसका एक पार्ट यहाँ पे आ जाएगा, जिसको हम क्या बोल देते हैं, क्रॉसिंग ओवर बोल देते हैं। तो क्रॉसिंग ओवर को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, मॉर्गन ने डिस्कवर किया था। और अल्टीमेटली 4 क्रोमेटिड्स जब हमें देखने को मिलते हैं तो हम उसको क्या बोल देते हैं, टेट्राड बोल देते हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ पे आपको टेट्राड बनता हुआ दिखाई देगा, जबकि हमने जब जाइगोटीन की बात की थी वहां पे हमने बाइवेलेंट की बात की थी। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स है दे अपीयर कंडेंस्ड, इकट्ठे हो जाते हैं, और अल्टीमेटली जो क्रॉसिंग ओवर है वो इस स्टेज पे हो जाएगी। और जो हमारे पास में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं उनके बीच में जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो जाएगा। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स का मतलब क्या होता है कि जिसमें एक सेंट्रोमियर है, जैसे ये है, तो ये आपके क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड्स। जो यहाँ पे होगा ये दोनों क्या होंगे, आपके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। समझ आइए पॉइंट, कि जिसका एक सिंपल सेम सेंट्रोमियर है वो आपके सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं, जहां पे आपके डिफरेंट सेंट्रोमियर होंगे वो दोनों आपके क्या हो जाएंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हो जाएंगे। क्लियर है, तो इस पॉइंट को भी लिख लीजिए फटाफट से अब, कि पेकाइटिन में क्या हो रहा है, अल्टीमेटली पेकाइटिन में आपको क्रॉसिंग ओवर देखने को मिल रही है, ठीक है। और अल्टीमेटली यहाँ पे क्या हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन हो रही है, ठीक है, ये लिख लीजिए। और अल्टीमेटली यहाँ पे क्या हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, ओके। चलिए लिख लो फटाफट से इस पॉइंट को, फिर आगे बात करते हैं। नाउ लिख लिया। अब अगली बात करते हैं, दैट इज डिप्लोटीन के बारे में। अब क्या हुआ, देखो यहां तक हमने क्या क्या स्टेप सीख ले, लेप्टोटीन हो गया, देन जाइगोटीन हो गया, देन हमारे पास में पेकाइटिन आ गया। अब क्या होता है ना, हमारे पास एक स्टेज आती है जिसको हम बोलते हैं डिप्लोटीन। तो डिप्लोटीन में जो मेन चीज क्या है कि हमें एग शेप्ड बॉडीज देखने को मिलती हैं आफ्टर क्रॉसिंग ओवर। और ये जो एग शेप्ड बॉडीज हैं, जब हम क्रोमोसोम्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे चाइज़मेटा फॉर्मेशन हो जाती है। ये चाइज़मेटा क्या होते हैं, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होते हैं। जैसे क्रॉसिंग ओवर हुआ ना,
उसके बाद में जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होगा वो आपका कौन सा होगा, चाइज़मेटा होगा। तो अल्टीमेटली जो कॉम्प्लेक्स नीचे बना था वो कॉम्प्लेक्स टूट जाएगा इस स्टेज पे। जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स हमने पढ़ा कि जाइगोटीन के टाइम पे सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना था, वो कॉम्प्लेक्स टूट जाएगा, एक्सेप्ट जहां से अटैचमेंट हुई है सिर्फ वहीं पे वो रहेगा, बाकी कॉन्टेक्ट टूट जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली डिप्लोटीन इज मार्क्ड बाय सेपरेशन ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स, होमोलोगस क्रोमोसोम्स की सेपरेशन, और जो चाइज़मेटा है दैट इज जहां पे साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर है वो विजिबल हो जाएगा, और जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है वो डिसॉल्व कर जाएगा। ठीक है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, चाइज़मेटा बोल देते हैं। अगला हमारे पास में जो पॉइंट है दैट इज, इस पे फिर आते हैं, डायकाइनेसिस। अब अल्टीमेटली क्या होगा, जो भी आपके पास में ईआर वगैरह हैं वो सारों क्या कर जाएंगे, डिसॉल्व कर जाएंगे, जो भी एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन्स हैं वो डिसअपियर कर जाएंगी। यहाँ पे आप देखो कि अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियोलस की, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, तो ये सारी चीजें आपकी क्या कर जाती हैं, डिसअपियर कर जाती हैं। और दिस डायकाइनेसिस फेज, दिस इज द बेस्ट फेज फॉर काउंटिंग द नंबर ऑफ बाइवेलेंट्स, कि कितने बाइवेलेंट्स बने हैं इस चीज को काउंट करने के लिए जो बेस्ट स्टेज मानी जाती है वो आपकी डायकाइनेसिस मानी जाती है। तो यहां पे मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूं, इस डायग्राम से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो, सबसे पहले हमने बोला लेप्टोटीन, लेप्टोटीन मतलब कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जो क्रोमेटिन है वो क्या करेगा, इकट्ठा हो जाएगा। फिर हमने क्या बोला कि कंडेंसेशन तो शुरू हो गई, अब क्या होगा, जाइगोटीन, जाइगोटीन में हमने क्या बोला था कि कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, तो ये क्या कर रहे हैं, प्रोटीन के साथ में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। फिर हमने क्या बोला था कि क्रॉसिंग ओवर, ये देखो एक ये क्रोमोसोम है, एक ये क्रोमोसोम है, दोनों ही डिफरेंट से आए, एक मदर से आए एक फादर से आए, है ना, दोनों ही डिफरेंट है, और दोनों के कलर से आपको डिफरेंशिएट कर सकते हो। यहाँ पे कलर से डिफरेंशिएट किया है कि एक मान लो पिंक है, एक आपका पर्पल है, तो जो पिंक पिंक वाले हैं वो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं ये दोनों, और ये वाले क्या हैं, ये आपके सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। लेकिन वहीं अगर मैं बात करती हूं इन दोनों के बारे में, ये दोनों क्या हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। ठीक है, ये दोनों क्या हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। तो यहाँ पे जो क्रॉसिंग ओवर होती है वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के पास होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जहां पे पर्पल है, पर्पल की जगह पिंक, और पिंक की जगह यहाँ पे आपको पर्पल देखने को मिल रहा है। तो जो क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे होगी वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होगी। राइट नाउ डिप्लोटीन में देखो, ये जो आपका कॉम्प्लेक्स था ये डिसॉल्व हो गया, सिर्फ उसी पॉइंट पे ये इकट्ठे हैं जहां पे अटैचमेंट थी। यहाँ पे देख रहे हो ना, तो जहां पे अटैचमेंट हुई है सिर्फ वही पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है, जिसको हमने क्या बोल दिया, चाइज़मेटा बोल दिया। और अल्टीमेटली आप देख रहे हो कि ये भी सेपरेट हो गए और ये आपके बाइवेलेंट्स बन गए, है ना, अल्टीमेटली आपके बाइवेलेंट्स बन गए, दो बन गए। यहाँ पे आपको टेट्राड की फॉर्म में दिख रहे थे, चार दिख रहे थे, लेकिन बाद में आप देख रहे हो ये क्या करके बेसिकली यहाँ पे अल्टीमेटली सेपरेट हो गए, और ये जो फेज था ये आपका डायकाइनेसिस का फेज आ गया। देखो इस डायग्राम को फटाफट से, फिर आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, तो ये जो हमारे पास में दो क्रोमोसोम्स है ना, ये अल्टीमेटली क्या हो गया, आपके बाइवेलेंट्स हो गए। ठीक है, बाइवेलेंट्स, बाइवेलेंट्स मतलब कि दो हैं। ओके, राइट। तो कोई पूछे कि बाइवेलेंट कब बनता है, तो कब बनता है बताओ, जाइगोटीन स्टेज पे। बाइवेलेंट कब बनेगा आपका, जाइगोटीन स्टेज पे। ठीक है, तो दो क्रोमोसोम के, जब दो सिस्टर क्रोमेटिड की हम बात करेंगे तो चार बन जाएंगे, तो टेट्राड बोल देंगे। ठीक है, बताओ फटाफट से, यहां तक समझ में आया। चलिए अब यहां पे देखो, लेप्टोटीन, यहां पे क्या हो रहा है, कंडेंसेशन हो रही है। फिर सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की बात की हमने जाइगोटीन स्टेज पे। पेकाइटिन में क्या बोला जी, क्रॉसिंग ओवर हो रही है। देन डिप्लोटीन में क्या बोला कि सिर्फ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ये रह रहा है अटैच, बाकी सब छूट जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो डिसोल्यूशन हो जा रही है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की, और लास्ट में आप देखोगे जो एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन्स वगैरह है वो सारी क्या कर जाती है, बाय द एंड
डिसॉल्व कर जाती हैं। तो अल्टीमेटली ये आपका प्रोफेज है और इतनी सारी स्टेजेस हो रही हैं, तो ये आपका लॉन्गेस्ट फेज है मियोसिस 1 का। प्रोफेज आपका मियोसिस 1 का लॉन्गेस्ट फेज है। सबको यहां तक समझ आया भाई? बताओ, देख लेती हूं। ठीक है, सब लोग हैं यहाँ पे क्लास में? गुड है ना, लास्ट तक रहना है, क्योंकि फिर मुझे पता है अगले दिन आके बोलोगे कि मैम ये पता नहीं चला। चलिए, यहां तक सबको क्लियर? कोई भी डाउट तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, अब आगे बात करते हैं। अब अगला हमारे पास में मेटाफेज 1। अब मेटाफेज 1 में भी सेम ही है कि मेटाफेजिक प्लेट पे अलाइन होते हैं, लेकिन यहाँ पे जानने वाली बात क्या है कि उस टाइम पे माइटोसिस में हम काम किस पे बात कर रहे थे? एक क्रोमोसोम के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम मियोसिस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके जो क्रोमोसोम्स हैं वो आपके अल्टीमेटली आपको देखने को मिलेंगे, तो टेट्राड की फॉर्म में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे ये जो 4 क्रोमेटिड्स हैं जो टेट्राड की फॉर्म में अलाइन कर जाएगा मेटाफेजिक प्लेट पे, ठीक है, वहां पे आपको 2 दिखते हैं, है ना, सिस्टर क्रोमेटिड्स माइटोसिस में। यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं? 4 की बात कर रहे हैं, टेट्राड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, दोबारा से बता रही हूं, ये हमारे पास में 2 क्रोमोसोम्स हैं, ये सिस्टर क्रोमेटिड, ये सिस्टर क्रोमेटिड, और अगर हम इसकी बात करेंगे, ये क्या है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये 4 हैं, तो हम क्या बोल देंगे इसको? क्रोमेटिड्स को टेट्राड बोल देंगे। और अगर हम 2 क्रोमोसोम्स की बात करें तो हम इसको बाइवेलेंट बोल देंगे, तो हम इसको बाइवेलेंट बोल देंगे। ठीक है जी, ये तो आपको आई होप क्लियर है। नाउ अब आप यहां पे देख सकते हो, यहां पे हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? हम यहां पे बात कर रहे हैं मेटाफेज के बारे में। तो मेटाफेज पे टेट्राड्स अलाइन कर जाते हैं और अल्टीमेटली जो सेंट्रोमियर है वो आपका एक साइड पे अटैच हो जाएंगे। कैसे? और इसी स्टेज पे जो क्रोमोसोम्स हैं सबसे ज्यादा कंडेंस दिखते हैं, है ना। मॉर्फोलॉजी की बात की थी, तो जो आपके कंडेंस, सबसे ज्यादा कंडेंसेशन कहां होती है? याद रखना, बाय द जो स्टार्टिंग ऑफ मेटाफेज है वहां पे। एंड ऑफ द प्रोफेज में भी कंडेंसेशन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ होता, लेकिन मेटाफेज स्टेज में बिल्कुल क्लियर दिखता है। प्रोफेज में शुरू होना करता है वो, लेकिन मेटाफेज में हो जाता है, ठीक है। नाउ एनाफेज की बात करते हैं। एनाफेज में क्या होगा? पहले हमने क्या बात किया था कि एक एक क्रोमेटिड क्या हो रहा है आपका? सेपरेट हो रहा है माइटोसिस में। यहां पे हम क्या करते हैं कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो आपके क्या करेंगे? सेग्रीगेट कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या करेंगे? ऑपोजिट पोल की तरफ को मूव करना शुरू कर देंगे। और यहां पे जो सेंट्रोमियर, माइटोसिस में लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड कर जाता था ना सेंट्रोमियर, यहां पे कोई स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर नहीं होता है। नो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर अकर्स एट दिस स्टेज। नाउ सेग्रीगेशन ऑफ जीन्स की बात करें, वो भी आपका एनाफेज में हो जाता है, और जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो भी आपके क्या हो जाएंगे? हाफ हो जाएंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर हम बात करते हैं, टेट्राड जो बना था ना वो क्या हो जाएगा? अल्टीमेटली डायड बन जाएगा, यानी कि 2 बन जाएंगे, वो सेपरेट हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली जो 2n था यहां n बन गया। अब रिप्रोडक्टिव सेल में जो मैं बात करी थी ना, एनाफेज स्टेज ऐसी होती है जहां पे एक्स्ट्रा क्रोमोसोम अगर चला गया तो इंडिविजुअल में एब्रेशंस देखने को मिलती हैं। तो यहां पे मियोसिस में यही वही स्टेज है, एनाफेज वाली स्टेज, जहां पे अगर मान लो ह्यूमन बीइंग की अगर हम बात करते हैं, आपको पता है कि डिविजन्स होती हैं, तो अगर एक भी एक्स्ट्रा क्रोमोसोम चला गया या एक भी कम क्रोमोसोम एक साइड को गया तो हमें कोई ना कोई डिफेक्ट्स देखने को मिलते हैं ह्यूमन में भी, है ना। तो ये वही स्टेज है एनाफेज वाली। नाउ आगे बात करते हैं टीलोफेज। तो टीलोफेज में अल्टीमेटली क्या होगा कि जैसे कि आपका मेटोटिक टीलोफेज होता है वैसा ये टीलोफेज है। क्रोमोसोम्स पहुंच गए ऑपोजिट पोल्स पे, और जो न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, वो यहां पे बनना क्या कर जाएगा? शुरू कर जाएगा। नाउ अगर हम इसके बाद में बात करते हैं मियोसिस 2 की, तो बीच में एक फेज आएगा जहां पे कोई सिंथेसिस वगैरह नहीं होगी डीएनए की, जिसको हम बोल सकते हैं कि रेस्ट कर रहा है सेल उस टाइम पे, है ना, कुछ नहीं हो रहा। तो क्या होगा? जो मियोसिस 2 होता है ये आपका सिमिलर है माइटोसिस के, लेकिन इसमें हमें 4 हेप्लॉइड सेल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, 4 हेप्लॉइड सेल्स देखने को मिलते हैं, ओके। और स्टेजेस तो इसमें आपको पता है, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2 देखने को मिलती है, ठीक है जी। अब यहाँ पे डिफरेंस दिए गए हैं, एक बार ये डिफरेंस देखिए फटाफट से, ठीक है, फिर मैं आपको वहां से मॉडल से भी दिखा देती हूँ, ठीक है। चलिए,
ठीक है, याद रखना नॉन आइडेंटिकल हैप्लॉइड सेल बनते हैं। ओके, पीछे आइडेंटिकल तो नहीं दिया था, नॉन आइडेंटिकल बनते हैं। ठीक है, देखो माइटोसिस डिप्लॉइड एंड हैप्लॉइड सेल्स में होता है, जबकि मियोसिस आपका अकेला किस में होगा, डिप्लॉइड सेल्स में होगा। जो आपका माइटोसिस होता है इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो इक्वल होते हैं जितने मदर में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन मियोसिस में ये हाफ हो जाते हैं। माइटोसिस जो होती है आपकी मेनली वो सोमैटिक सेल्स में होती है, और जो मियोसिस होती है वो मेनली आपकी रिप्रोडक्टिव सेल्स में होती है। ठीक है, सिनेप्सिस, क्रॉसिंग ओवर, टेट्रास, ये सब कुछ यहाँ पे नहीं बनता है, लेकिन मियोसिस में ये सारी चीजें बनती है। ये हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया। नाउ अब बात करते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ डायग्राम इसका। ठीक है, तो ये स्टेजेस हमने यहाँ पे कवर कर ली। अब एक बार इसका मॉडल देख लेते हैं। ओके, देखना है कि नहीं देखना है, बता दो भाई, देखना है मॉडल इसका? चलिए, ये रहा, इसको आप देख सकते हैं। जस्ट अ मिनट। ओके, सो अभी अभी हमने क्या कंप्लीट किया, हमने अभी अभी मियोसिस पढ़ा। अब इस मियोसिस को 3D मॉडल की हेल्प से सीखते हैं कि मियोसिस में क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेजेस ऑफ मियोसिस के बारे में। तो ये है स्टेज 1, जहां पे हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, प्रोफेज के बारे में। उसके बाद में आप देख सकते हो ये है हमारे पास में मेटाफेज, ये है हमारे पास में एनाफेज, और ये है हमारे पास में टीलोफेज। ठीक है, दिख रहा है सबको, राइट? अब देखो, सबसे पहले हमने बात की थी किसके बारे में, प्रोफेज के बारे में। प्रोफेज में हमने कहा, क्या कहा था कि इसमें अलग अलग 5 टाइप के जो है स्टेप्स हो रहे हैं, जैसे कि अलग अलग स्टेजेस आ रही हैं। लैप्टोटीन्स बोला, जाइगोटीन बोला हमने, उसके बाद में पेकाइटिन बोला, उसके बाद में हमने डिप्लोटीन बोला, एंड देन डायकाइनेसिस बोला, जिसमें हमने अलग अलग बातें की, जैसे कि कहाँ पे जो क्रोमोसोम है वो आपका कंडेंसेशन शुरू हो जा रही है। उसके बाद में हमने बात की कि कहाँ पे आपके ये जो एग शेप्ड स्ट्रक्चर्स हैं ये बन रहे हैं। देन हमने बात की कि क्रॉसिंग ओवर कब हो रही है, कब सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो रहा है, कब बाकी की मेम्ब्रेन्स डिसॉल्व हो रही हैं। ये सारी डिस्कशन हमने की इन स्टेप्स में। तो यहाँ पे ये वाली स्टेज जो है ये है आपकी प्रोफेज। देन हमने बोला कि ये जो आपके होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं ये आपके अलाइन कर जाते हैं मेटाफेजिक प्लेट पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। देन एनाफेज में हमने क्या बोला कि ये जो हमारे पास में क्रोमोसोम्स हैं, ये क्रोमोसोम्स का जो सेंट्रोमियर है, जैसे कि वो लॉन्गिट्यूडली स्प्लिट करता था माइटोसिस में, मियोसिस 1 में वो लॉन्गिट्यूडली स्प्लिट नहीं करता है, और अल्टीमेटली ये जो आपके क्रोमोसोम्स है ये क्या करते हैं, ऑपोजिट पोल्स की तरफ को मूव कर जाते हैं। और फिर हमने बात की थी कि टेलोफेज में जो भी मेम्ब्रेन्स हैं ये दोबारा से क्या कर जाएंगे, रीअपियर कर जाएंगे। फिर हमने बोला कि जो मियोसिस 2 है, मियोसिस 2 की जो स्टेजेस होती हैं वो सिमिलर टू किसकी तरह होती हैं, माइटोसिस की तरह होती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो स्टेजेस हैं ये आपकी बिल्कुल जो जो माइटोसिस में हो रहा है वो सब कुछ यहाँ पे हो रहा है। बस क्या है कि यहाँ पे जो आपको क्रोमोसोम्स हैं वो इस तरह से दिखाई देंगे, बाकी जो भी स्टेजेस हैं वो सारी आपकी माइटोसिस की तरह स्टेजेस हैं। और अल्टीमेटली आपको यहाँ पे जो 4 हैप्लॉइड सेल्स हैं, नॉन आइडेंटिकल सेल्स हैं, वो देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे रिडक्शनल डिवीजन आपका होता है। ठीक है, तो ये आपके स्टेजेस हैं, मैं आपको भेज देती हूँ ये। ठीक है जी, ओके देन अब कुछ और भी देख लेते हैं, अगर हमारा इस लेक्चर से रिलेटेड कुछ और है तो उसको भी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ओके, ठीक है, अच्छा एक है, ओके, क्रॉसिंग ओवर देख लो। चलिए, अभी हमने क्या बात की थी, चलिए हमने पढ़ा था कि पेकाइटिन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होता है, जहां पे हमने बात की थी कि जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वहां पे एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलेगा।
तो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो रहा है, उसको हमने क्या बोल दिया, क्रॉसिंग ओवर बोल दिया। और ये मियोसिस में प्रोफेज में पेकाइटिन स्टेज पे होता है। तो यहां पे आप देखो, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, यहां पे आप देख सकते हो, राइट। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या बोल दे रहे हैं, क्रॉसिंग ओवर बोल दे रहे हैं, ठीक है, देख रहे हो ना, ये एक्सचेंज हो रहा है, राइट। तो कैसे भी करके देख सकते हो, राइट। तो ये हमारे पास में क्या है, क्रॉसिंग ओवर है, ठीक है, मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है पेकाइटिन स्टेज में, ठीक है। ये भी मैं आपको भेज देती हूँ पिक्चर। चलिए अब बाकी देख लेते हैं, कुछ हमारा और भी इससे रिलेटेड होगा तो उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आया सबको, फटाफट से बता दो भाई। ठीक है जी, जब क्लासेस खत्म होने वाली होंगी ना तो एक बार सेल का स्ट्रक्चर भी दिखा दूंगी बीच में आपको, है ना। चलिए ये देख लेते हैं मियोसिस। चलिए तो पूरा मियोसिस की अगर हम बात करें तो यहां पे आप देख सकते हो जो जो प्रोसेसेस हमने यहां पे डिस्कस की सब यहां पे है, ठीक है। तो आप यहां पे देख सकते हो, जैसे कि प्रोफेज की बात करें, देन मेटाफेज की, देन एनाफेज की, टेलोफेज की, है ना। ये अलग अलग प्रोसेसेस यहां पे दिखाई गई हैं, ठीक है, राइट। चलिए बाकी मैंने आपको समझा ही दिया है, ओके। ओके देन नाउ अब डीएनए की बात करेंगे, क्रोमोसोम की बात करेंगे, ठीक है। क्रोमोसोम कैसे बनते हैं, डीएनए क्या होता है, इस बारे में अब हम लोग बात करेंगे, ठीक है। चलिए पहले तो मुझे बताओ डीएनए का स्ट्रक्चर कौन कौन पढ़ के आया है, पहले तो ये बताओ क्या पढ़ना, पहले बताओ डीएनए पढ़ना है कि क्रोमोसोम पढ़ना है। डीएनए का बेसिक स्ट्रक्चर सबको पता है, ये बताइए पहले तो, डीएनए का बेसिक स्ट्रक्चर सबको पता है क्या। अभी स्टार्ट करते हैं, 1 मिनट के अंदर अंदर पानी पी लेते हैं पहले, आप भी पी लीजिए, है ना। फिर अभी स्टार्ट करते हैं 1 मिनट के अंदर अंदर सारा स्ट्रक्चर, ठीक है जी। यहां तक क्लियर हुआ। अच्छा ये बताओ डायग्राम्स कैसे लगे हैं, फोटोज कैसे लगे, जो 3D डायग्राम्स या 3D मॉडल्स बोलना चाहिए, नॉट डायग्राम्स, कैसे लगे। नो वाले कौन है भाई, किसको समझ में नहीं आया बताओ, क्या समझ में नहीं आया बता देती हूँ, कौन है नो वाला। बताओ बताओ किसको क्या समझ नहीं आया। हाँ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, सही बोल रहे हो। शुभम क्या समझ में नहीं आया, शुभम, अच्छा पढ़ के नहीं आए हो ये बता रहे हो कि हम क्रोमोसोम नहीं पढ़ के आए हैं, डीएनए नहीं पढ़ के आए हो, ये बोल रहे हो। देखो जब ना मैं कुछ पूछती हूँ मुझे पता है मैं 2-3 क्वेश्चन साथ में पूछ लेती हूँ, फिर मुझे कंफ्यूजन हो जाता है कि किस में समझ नहीं आया आपको। हाँ अच्छा आप बोलोगे आप पढ़ के नहीं आए हो, ठीक है कोई बात नहीं, अभी हम करते हैं कंटिन्यू, है ना। जस्ट अ मिनट, पानी पी लेते हैं फिर कंटिन्यू करते हैं, ओके। अब मैंने ये मोटिव बना लिया अपना कि जो जो आपको मैं दिखा सकती हूँ ना इस क्लास में वो सारा दिखाऊंगी इन स्ट्रक्चर से रिलेटेड, क्योंकि देख के आपको ज्यादा चीजें समझ में आती हैं। और दूसरी बात ये कि अभी देखो बेसिक चीजें सारी आपको देखने को मिल रही हैं तो आपको ज्यादा क्लियर हो रहा है, लेकिन जो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं उस पर भी ध्यान देना है ना, कि हम क्या पढ़ रहे हैं कैसे क्या हो रहा है, ठीक है, उस चीज पे भी ध्यान देना है, राइट। ठीक है जी, ओके देन अब हम बात करने वाले हैं क्रोमोसोम्स के बारे में और डीएनए के बारे में। तो आप सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आपको
क्या डीएनए के बारे में कुछ भी नहीं पता? पहले तो ये बताओ, फिर तो फायदा है आगे क्रोमोसोम्स पढ़ने का। डीएनए के बारे में कुछ भी नहीं पता क्या? बेसिक पता है कि डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, ये तो आप सबको पता होगा। पता है? बताओ भाई फटाफट से, नहीं तो फिर मैं पहले डीएनए ही कवर करूंगी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसा करते हैं कि क्रोमोसोम भी बेसिक ही है, उसमें मुझे आपको यही बताना है कि डीएनए इकट्ठा होता है फिर क्रोमोसोम बनाता है ना? ठीक है, कोई बात नहीं, इस पे भी प्रोजेक्ट चलेगा हमारा, उसके भी एचडी डायग्राम्स बनाएंगे, टेंशन मत लो, है ना? चलिए ठीक है, ऐसा करते हैं, पहले क्रोमोसोम के बारे में जो बेसिक बेसिक चीजें हैं उसको सारा कवर कर लेते हैं, और उसके बाद में डीएनए का डिटेल पढ़ लेंगे। यहाँ पे सिर्फ इतना ही है क्रोमोसोम्स में कि डीएनए इकट्ठा हो रहा है, कौन सी शेप को क्या बोल रहे हैं, तो पहले ये कवर कर लेते हैं, फिर डायग्राम सीखेंगे। ओके डील? चलिए स्टार्ट करते हैं, हो जाएगा कवर आराम से। क्रोमोसोम्स की बात करें, सबसे पहले क्रोमोसोम्स को स्ट्रॉसबर्गर ने डिस्कवर किया था। टर्म की बात करें तो वॉल्डियर ने इनका नाम दिया था क्रोमोसोम्स। अब क्रोमा का मतलब क्या होता है बेटा? क्रोमा का मतलब है कलर, और सोमा का मतलब है, या सोम का मतलब है बॉडी। तो कलर्ड बॉडी की वजह से क्रोमोसोम का नाम क्या रखा गया? कलर्ड बॉडीज। ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये बेसिक डाइज को ले लेते हैं, इसीलिए इनको हमने क्या बोल दिया? कलर्ड बॉडीज बोल दिया। और क्रोमोसोम्स का मेन चीज क्या होता है कि ये जीन्स को कैरी करते हैं। तो क्योंकि क्रोमोसोम्स जीन को कैरी करते हैं तो अल्टीमेटली जो आपका डीएनए है वो इनमें कॉम्पैक्ट तरीके से पैक्ड होता है। अब डीएनए देखो, डीएनए की लेंथ की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 2 मीटर लेंथ डीएनए की है। तो ये जो लेंथ है, अगर हम अपनी बॉडी के सारे सेल्स को इकट्ठा करें और उसके डीएनए को डीटैंगल करें तो हम पूरी अर्थ को कवर कर सकते हैं। तो बेसिकली ये बोलने का मतलब है कि एक सेल के अंदर ये जो डीएनए होता है ये बहुत ही कॉम्पैक्ट फॉर्म में फिल किया हुआ होता है। अब ये जो डीएनए है, जैसे हम बात करते हैं, टेलीफोन होता था घर पे, पहले सबके घर पे टेलीफोन की वायर होती थी, तो क्या होता है उसमें? एक तो कॉइलिंग होती है इस तरह से, दूसरा सुपर कॉइलिंग होती है, कॉइलिंग में भी सुपर कॉइलिंग होती है, ऐसे जैसे तार होती थी ना पहले लैंडलाइन टेलीफोन्स की। तो यहाँ पे भी क्या होता है, ये जो आपका डीएनए होता है ये क्रोमोसोम्स के अंदर पैक्ड होता है। और कैसे पैक्ड होता है? जिसकी कॉइलिंग होती है या फिर सुपर कॉइलिंग यहाँ पे पाई जाती है। तो ये जो क्रोमोसोम्स हैं इनके बारे में तो हम बात करेंगे डेफिनेटली कि क्रोमोसोम्स क्या हैं, कैसे बनते हैं, क्या स्ट्रक्चर है। पहले जानते हैं, क्योंकि आपको डीएनए का नहीं पता तो पहले जानते हैं कि डीएनए आखिरकार होता क्या है। डीएनए की अगर मैं बात करूं, डीएनए का मतलब क्या है? डीएनए का मतलब क्या है? डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का मतलब क्या है? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। अब आपको पता है कि जब भी इनहेरिटेंस होगी किसी भी कैरेक्टर की तो जो मॉलिक्यूलर बेस है इनहेरिटेंस का वो हमारे पास में क्या है? डीएनए है। तो डीएनए बेसिकली क्या है? मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस। जो भी कैरेक्टर आपके पास ऑन हो रहे हैं, जो भी हम बात कर रहे हैं, सब में मेन रोल किसका होता है? डीएनए का रोल होता है। अब ये डीएनए बेसिकली है क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। अब न्यूक्लियोटाइड चेन है, दैट मीन्स कि इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? इसमें प्रेजेंट होता है शुगर, इसमें प्रेजेंट होता है बेस, और इसमें प्रेजेंट होता है आपका फॉस्फेट। शुगर, बेस एंड फॉस्फेट, जब ये तीनों इकट्ठे हो जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो हम इसको क्या बोलते हैं जी? न्यूक्लियोटाइड। और जब आपका फॉस्फेट प्रेजेंट नहीं होता है, सिर्फ शुगर एंड बेस होगा, ओनली शुगर एंड बेस होगा और फॉस्फेट नहीं होगा, तो हम इसको क्या बोलते हैं जी? न्यूक्लियोसाइड। तो हम इसको क्या बोल देते हैं जी? न्यूक्लियोसाइड।
ये सबको क्लियर है? बताइए, यहां तक समझ में आया? शुगर बेस एंड फॉस्फेट होगा तो हम क्या बोल देंगे जी इसको? हम बोलेंगे इसको न्यूक्लियोटाइड। और जब सिर्फ शुगर एंड बेस होगा तो हम इसको क्या बोल देते हैं? हम इसको बोल देते हैं न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, फॉस्फेट के बिना हम क्या बोल देते हैं? इसको न्यूक्लियोसाइड बोल देते हैं। अब आपको एक बात पता है कि जब भी हम जेनेटिक मटेरियल की बात करते हैं, जेनेटिक मटेरियल में जो डीएनए होता है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है, यानी कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, उनमें जो जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है वो डीएनए पाया जाता है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप बात करते हो आरएनए की, तो कुछ ऑर्गेनिजम्स जैसे कि वायरसेस हैं, वायरसेस में क्या पाया जाता है? आपका आरएनए पाया जाता है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? एक बच्चा बोल रहा है, ओम बोल रहे हैं कि मैम फॉस्फेट को करो साइड तो न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। सही बात है, फॉस्फेट हट गया यहां से तो न्यूक्लियोसाइड बन गया। सही बात है। ठीक है, नाउ अब ये जो डीएनए होता है इसमें क्या होता है? फॉस्फेट होता है। तो फॉस्फेट की वजह से, जिसको हम फॉस्फोरिक एसिड भी बोल देते हैं, इसका जो चार्ज होता है वो कैसा होता है जी? एसिडिक होता है। तो आप आगे पढ़ोगे कि जब भी हम क्रोमोसोम की बात करते हैं तो क्रोमोसोम में ये एसिडिक चार्ज है, इसके साथ में बेसिक प्रोटीन की जरूरत पड़ती है ना? तो क्योंकि डीएनए अल्टीमेटली क्या है? आपका एसिडिक है। तो सबसे पहले डीएनए को इन विट्रो किसने सिंथेसाइज किया था? कॉरनबर्ग एंड ओकोआ ने इसको सिंथेसाइज किया था। सबसे पहले किसने सिंथेसाइज किया था? कॉरनबर्ग एंड ओकोआ ने। नाउ अब अगर हम बात करते हैं कि डीएनए में और क्या क्या चीजें पाई जाती हैं और कैसा स्ट्रक्चर डीएनए का है, तो सबसे पहले तो आप देखिए डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो है डबल हेलिक्स मॉडल। इस तरह से डबल हेलिक्स मॉडल, जिसमें दो स्ट्रैंड आपके एंटी पैरेलल डायरेक्शन में होते हैं। जैसे एक की डायरेक्शन अगर 5 प्राइम टू 3 प्राइम है तो दूसरे की डायरेक्शन 3 प्राइम टू 5 प्राइम होती है। तो अल्टीमेटली डीएनए में जो स्ट्रैंड्स होते हैं ये दोनों आपके ऑपोजिट स्ट्रैंड्स होते हैं और एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स होते हैं। अब डीएनए में ये जो डबल हेलिक्स मॉडल है ये किसने दिया है? वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था 1953 में। अब इन्होंने ये कैसे दिया था? इन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा को यूज किया था। जो एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा है वो दिया था विल्किन एंड रोजलिंड मैम ने। अब क्या हुआ कि जब उन्होंने ये डाटा दिया तो इन तीनों को, कौन कौन? वॉटसन, क्रिक एंड विल्किंस को, इन तीनों को नोबेल प्राइज मिला। लेकिन उस टाइम तक रोजलिन मैम की डेथ हो गई थी, इसलिए उनको नोबेल प्राइज नहीं मिला, क्योंकि जिनकी डेथ हो जाती है उनको नोबेल प्राइज नहीं मिलता। ठीक है, आफ्टर डेथ नहीं मिलता। इसीलिए जो तीन लोग थे इनको बेसिकली नोबेल प्राइज मिला। कौन से फील्ड में? फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन में 1962 में। बताओ, यहां तक समझ में आया सबको? ये पॉइंट्स नोट भी कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये पॉइंट्स आपके काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है जी, राइट। नाउ अब बात करते हैं नाइट्रोजनस बेस की। अब बात करेंगे जी नाइट्रोजनस बेस की। नाइट्रोजनस बेस में आपने दो चीजें सुनी होंगी, एक होता है जी प्योरिन और एक होता है जी पिरिमिडिन। ये जो प्योरिन होता है ना और एक होता है जी पिरिमिडिन। ठीक है, राइट। एक होता है प्योरिन और एक हमारे पास में क्या होता है जी? पिरिमिडिन। ठीक है, राइट। अब यहां पे अगर हम बात करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है, प्यूरिन्स की अगर बात करते हैं तो 9 जो आपका स्ट्रक्चर है वो इसमें पाया जाता है और इसमें 5th को छोड़ के हर एक जो आपका पोजीशन होती है वहां पे आपका नाइट्रोजन पाया जाता है 5th को छोड़ के। लेकिन अगर हम प्योरीन की बात करते हैं, बताओ प्योरीन में क्या क्या आता है? एग्जाम्पल बताओ फटाफट से, प्योरीन में क्या क्या आएगा? बोलो। बताओ प्योरीन में क्या क्या आएगा? बताओ बताओ एग्जाम्पल भाई,
क्या क्या आता है प्योरीन में, बोलो। ठीक है, तो इसमें जो नाइट्रोजन होती है वो फर्स्ट एंड थर्ड पे होती है, इसमें जो नाइट्रोजन होती है वो फिफ्थ पे नहीं होगी। ये 5 का है लेकिन इसमें भी फिफ्थ पोजीशन पे नाइट्रोजन नहीं पाई जाएगी। तो इसमें होगा आपका 1, 3, 5 नहीं होगा, 7 होगा एंड 9 होगा। 4 पोजीशंस पे नाइट्रोजन पाई जाती है, इसमें 1 और 3 पे पाई जाती है। ये सिर्फ आपको बताने के लिए, नहीं पता, इतना इजी है। प्योरीन्स की बात करते हैं तो इसमें आता है आलू और गोभी। ठीक है, तो प्योरीन्स में क्या आएगा, ऐसे याद रखना, आलू और गोभी, यानी कि एडेनाइन एंड ग्वानिन, यानी कि यहां पे क्या आएगा जी, एडेनिन एंड ग्वानिन। ठीक है, अब आलू गोभी आ गए हैं तो उनको क्या कर देना है, कट कर देना है, काट देना है। तो इसमें क्या आ जाएगा जी, साइटोसिन, ठीक है, थायमिन और यूरेसिल। आपको पता है कि आपका आरएनए में प्रेजेंट होता है ना, थायमिन नहीं होता आरएनए में, आरएनए में क्या होता है, यूरेसिल होता है। ठीक है, हो गया याद, अब वो ना अब याद आ गया, अब याद हो गया। तो प्योरीन में आपके एडेनिन एंड ग्वानिन आ गए और पिरिमिडिन में आपके क्या आ गया, कट आ गया, यानी कि साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल। लिख लो इस पॉइंट को भी फटाफट से, जल्दी से। ठीक है, राइट। तो 2 रिंग्स इसमें पाई जाती हैं। ठीक है, प्योरीन्स वाला जो होता है 9 रिंग्स नहीं, 9 नाइट्रोजन लिखना था यहाँ पे। इसमें क्या होता है, 2 रिंग स्ट्रक्चर होता है ये, जबकि ये वाला क्या होता है, 1 रिंग स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, राइट। लिख लीजिए फटाफट से ये पॉइंट, फिर आगे बात करते हैं। लिख लोगे तो बताना, फिर आगे बात करेंगे। ओके, फटाफट से नोट करना ताकि हमारा स्ट्रक्चर ये वाला आज ही कंप्लीट हो जाए। चलिए, नाउ हमने प्योरीन्स एंड पिरिमिडिन्स की बात कर ली और हमने बोल दिया कि यहां पे पाया जाता है क्या क्या, नाइट्रोजन बेसिस की हमने बात की, शुगर की बात की और फॉस्फेट की बात की। अब दूसरी चीज क्या है ना यहाँ पे, कि जो हमारे पास में बैकबोन बनती है, जो ये स्ट्रक्चर बन रहा है लाइक दिस 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 दिस, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बन रहा है ना, बताओ ये बैकबोन किस चीज की बनी होती है, बताओ। हाँ बताइए, बैकबोन की अगर हम बात करते हैं, जैसे ये स्ट्रक्चर बन रहा है, ये है, ठीक है, ये बताओ किस चीज की बनी है, दिस वन। तो ये कैसे बनी है, बताओ क्या होता है बैकबोन में, यहां पे होता है जी शुगर एंड आपका फॉस्फेट, शुगर एंड फॉस्फेट, शुगर एंड फॉस्फेट, शुगर एंड फॉस्फेट, ऐसे। अंदर की तरफ को क्या होते हैं, बेसिस, अंदर की तरफ को क्या होते हैं, बेसिस। ठीक है, तो यहां पे अगर हम बात करते हैं तो यहां पे आप देख सकते हो कि ये जो शुगर एंड फॉस्फेट है, ठीक है, ये क्या बनाता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ये क्या बनाता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और ये जो आप बेसिस देख रहे हो ना, इन बेसिस के बीच में बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड, इन बेसिस के बीच में बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जो ए होता है डीएनए में, ए जो एडेनिन है वो थाइमिन के साथ में 2 बॉन्ड बनाता है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, और बताओ दूसरा कितना बनाता होगा, सी और जी में कितने बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, यूरेसिल तो इसमें नहीं पाया जाता क्योंकि डीएनए की बात कर रहे हैं, है ना। अब हम लोग नीड भी दे सकते हैं यार, तो बेसिक आपको जेनेटिक्स तो सिखानी पड़ रही है ना, अदरवाइज मैंने मेंडल के लॉ से शुरू करना था। लेकिन जब मैंने देखा कि आप बोल रहे हो कि मैम सेल भी करवा दो, ये भी करवा दो, तो मुझे लगा कि अब डीएनए भी करवाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि डीएनए पे तो पूरा जेनेटिक्स हमारा बेस्ड है, जीन्स वगैरह पे। वही पता नहीं होगा तो आगे कैसे बढ़ू मैं, है ना, फिर को तो कोई फायदा ही नहीं आपको पढ़ाने का, जब बेसिक क्लियर नहीं होंगे तो उससे अच्छा तो फिर मेरा पढ़ाने का क्या फायदा है, बुक पकड़ो और खोल के पढ़ लो। इसलिए तो बेसिक से शुरू किया। हाँ जी, ट्रिपल बॉन्ड, सही बात है। तो यहाँ पे जो सी और जी है, इनके बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, 3 बॉन्ड पाए जाते हैं और इसी को हम क्या बोल देते हैं, शारगेफ्स रूल।
चार गिब्स रूल इसको बोल देते हैं। चलिए, तो हमें यहाँ पे क्लियर हो गया कि बैकबोन डीएनए की किस तरह से बनी है और कौन कौन से बेसिस यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, ये जो पूरा एक ये है पूरा पिच है, लाइक इसकी बात करते हैं, जैसे ये पिच हमारे पास में है, ठीक है। यहाँ पे जो पूरा एक मोड़ है, मोड़ बोल सकती हूँ मैं इसको, एक टर्न की बात कर सकती हूँ। ये जो होता है ना, ये होता है आपका 34 एंगस्ट्रॉम का, और यहाँ पे हर एक में अगर मैं बात करती हूं तो हर एक में 10 बेस पेयर पाए जाते हैं। ये टोटल 10 होंगे इसमें, ठीक है। ये टोटल कितने होंगे, यहाँ पे 10 होंगे। तो इसको लिख लीजिए कि 34 एंगस्ट्रॉम की एक पिच होती है, और अगर मैं बेस पेयर की बात करूं तो उसमें 10 बेस पेयर पाए जाते हैं। तो अगर हम इन दोनों के डिस्टेंस की बात करें, ये कितना हो जाएगा, 3.4 एंगस्ट्रॉम, राइट, ठीक है जी। और ये वाला जो है ना, राइट हैंडेड हेलिक्स है, ये वाला जो मैं बना रही हूं, दिस वन इज राइट हैंडेड हेलिक्स, ठीक है। और ये इसको बोलते हैं कॉमनली बी फॉर्म ऑफ डीएनए, इसको बोलते हैं बी फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए के भी अलग अलग फॉर्म्स होते हैं ना, दिस वन इज बी फॉर्म ऑफ द डीएनए। ये भी आपको थोड़ा सा बेसिक सा पता होना चाहिए, ठीक है, राइट। यहां तक पता चल गया, बताइए, लिख लो इस पॉइंट को, फिर आगे मॉडल देखते हैं। डायमीटर तो मैंने आपको बता दिया ना इसका, 2 मीटर का, ठीक है। ठीक है, तो 34 एंगस्ट्रॉम है जो पिच है, ठीक है। बेस पेयर हमने बोला 10 से 10.5 पर टन, ठीक है। डायमीटर हमने बोल दिया कि आपका 20 एंगस्ट्रॉम डायमीटर है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं इसकी, एक की 3.4 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। आप इसको नैनोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, एनएम में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो वहां पे आपकी वैल्यूज डिफरेंट आएंगी। एनएम में अगर आप कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे जो आपकी वैल्यूज है वो आपकी यहाँ पे 34 की जगह 3.4 हो जाएगा, ठीक है। जहां पे 3.4 दिया है वहां पे 0.34 हो जाएगा अगर आप नैनोमीटर में लिखोगे तो। नाउ कर लिया ये सबने नोट। अब फटाफट से थ्योरी कवर करके ऐसा करते हैं कि स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हमें क्लियर तो हो गया, बेसिक चीजें तो सब समझ आ गई। देखो क्या बोलता है, हेलिक्स मेक्स, अब देखो यहाँ पे क्या होता है ना, कुछ माइनर ग्रूव्स होती हैं जैसे ये है, और कुछ हमारे पास में मेजर ग्रूव होती हैं जैसे कि ये है, ठीक है। और क्या है आप देख सकते हो, यहाँ पे एडेनिन है और यहाँ पे थायमिन है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं। देन हमारे पास में ग्वानिन है और साइटोसिन है, इन दोनों के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, इन दोनों के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। यहाँ पे आपका जो शुगर एंड फॉस्फेट है वो होगा, अंदर क्या होंगे, नाइट्रोजनस बेसिस होंगे। अब यहाँ पे जो मैंने आपको एंगस्ट्रॉम में बताया वो यहाँ पे नैनोमीटर में दे दिया है। जैसे मैंने आपको बोला कि वैल्यूज आपकी यहाँ पे नैनोमीटर में डिफरेंट हो जाती हैं, मतलब कि डेसिमल प्लेसेस का फर्क आ जाता है। तो अब आप देख सकते हो क्या बोलता है ये कि हेलिक्स मेक्स 1 कंप्लीट टर्न एवरी 10 पेयर्स। हर 10 पेयर जब कंबाइन होंगे तो हेलिक्स क्या करेगा, एक नया टर्न ले लेगा। अभी देखेंगे 3D मॉडल में। डायमीटर ऑफ डीएनए हेलिक्स इज अप्रोक्सीमेटली 2 नैनोमीटर, है ना, यानी कि 20 एंगस्ट्रॉम के आसपास डायमीटर होता है। रेगुलर इंटरवल बिटवीन बेसिस इन डीएनए स्ट्रैंड इज 3.4 एंगस्ट्रॉम, ये हमने डिस्कस कर लिया अभी। और अबाउट 10 बेस पेयर्स आर प्रेजेंट इन वन पिच। एक पिच में कितने बेस पेयर बताए हमने, 10 बेस पेयर्स की बात की। देयरफॉर पिच और लेंथ ऑफ 1 हेलिकल टर्न, एक हेलिकल टर्न की जो पिच या लेंथ है वो कितनी आ जाएगी आपकी, 34 एंगस्ट्रॉम आ जाएगी, ठीक है, राइट। इसको आप देख सकते हैं, जैसे आपने यहाँ पे पढ़ा यही वाला पॉइंट है कि पिच कितनी है, 34 है, बेस पेयर कितने हैं, 10 है, सिंगल के बीच में देखेंगे तो कितना डिस्टेंस आ जाएगा, 3.4 आ जाएगा, राइट। नाउ अब देख लेते हैं फटाफट से आगे ये क्या बोलता है कि
DNA is a double-stranded helical structure in which two polynucleotide chains are held together by hydrogen bonding between the complementary bases A and T, G with C. The two strands are anti-parallel, that is, they run in the opposite direction, with one running in 5' to 3' direction and other running to 3 to 5' direction. The sugar phosphate backbones of the DNA strands are on the outside of the double helix, while the nitrogen bases are oriented towards the central axis. ठीक है, ये हमने बात कर ली। अगला ये क्या बोलता है, द हेलिक्स मेक्स वन कंप्लीट टर्न आफ्टर एवरी 10 कितना बेस पेयर, हर एक 10 बेस पेयर के बाद में क्या होगा, ये टर्न लेगा। डायमीटर ऑफ डीएनए हेलिक्स इज 2 नैनोमीटर्स और 20 एंगस्ट्रॉम्स एंड द रेगुलर इंटरवल बिटवीन द बेसेस इन डीएनए स्ट्रैंड्स इज 3.4 एंगस्ट्रॉम एंड अबाउट 10 बेस पेयर्स आर प्रेजेंट इन ईच पिच ऑफ द डीएनए, देयरफॉर पिच और लेंथ ऑफ ईच हेलिकल टर्न इज 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली कि हर एक का कितना है और कैसे है। नाउ एक बात कर लेते हैं कि शार्गेफ रूल क्या है। ये बोलता है कि कंसंट्रेशन जो प्योरिन्स और पिरिमिडिन्स की होती है वो 1:1 रेशो में होती है, और ये जो ए और जी है, जो प्योरिन्स हैं और जो पिरिमिडिन्स हैं, है ना, आलू गोभी कट, तो जो प्योरिन्स और पिरिमिडिन्स हैं इनका जो रेशो रहेगा वो 1:1 का रेशो रहेगा। और एडिशनली अगर हम बात करते हैं तो ए हमेशा बॉन्डिंग बनाएगा थाइमिन के साथ में, और जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्वानिन है हमेशा वो इक्वल रहती है टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साइटोसिन। इसको लिख लो, शार्गेफ रूल है, इंपॉर्टेंट है, फटाफट से। ठीक है जी, फटाफट से लिख लीजिए, फिर इसका डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, कितने एंगल टर्न लेता है, 360 डिग्री। ठीक है, पूरा हेलिक्स है ना, पूरा आप देखोगे 360 टर्न है। चलो ठीक है, राइट। डन। नाउ अब देख लेते हैं इसका डायग्राम। देखिए, अभी अभी हमने कवर किया क्या, डीएनए का डायग्राम। अब हम सीखेंगे 3D मॉडल की हेल्प से कि डीएनए एक्चुअल में कैसा स्ट्रक्चर है, कैसे डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले तो हमने क्या बात की थी कि डीएनए में जो शुगर पाई जाती है वो क्या है, डीऑक्सीराइबो शुगर। डीएनए जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, और डीएनए में क्या क्या पाया जाता है, शुगर, बेस एंड फॉस्फेट। तो अगर हम बात करते हैं शुगर, बेस एंड फॉस्फेट की, तो यहाँ पे जो शुगर एंड फॉस्फेट है उसकी बैकबोन बन रही है, आप देख रहे हो यहाँ पे ये जो पूरी बैकबोन है ये शुगर एंड फॉस्फेट से मिलकर बना है, शुगर फॉस्फेट इस तरह से मिलकर बना है, और इसके बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पाया जाता है। इसके अंदर आप देखोगे तो कुछ हमारे पास में बेस पेयर्स हैं जो कि नाइट्रोजनस बेसिस हैं, जैसे हमने अभी डिस्कस किया किसके बारे में, प्योरीन्स के बारे में और पिरिमिडिन्स के बारे में। तो अगर आप प्योरीन्स की बात करते हो तो प्योरीन्स में आएगा एडेनिन एंड ग्वानिन, आलू गोभी करके याद रख सकते हो, और पिरिमिडिन्स में आ जाएगा कट, सीटी, जिसमें आपका साइटोसिन आ जाएगा और थाइमिन आ जाएगा जब हम डीएनए की बात करते हैं। तो जो एडेनिन है वो हमेशा ही थाइमिन के साथ में बॉन्ड बनाएगा, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, और जो साइटोसिन है वो आपका ग्वानिन के साथ में बॉन्ड बनाएगा जहां पे आपके 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि चारों के चारों जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं उनको दिखाया गया है कौन सा क्या है। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो यहाँ पे जो एक टर्न है, जैसे आप देख रहे हो ना, ये जो पूरा टर्न है, दिस कंप्लीट टर्न, ये है आपका 360 डिग्री का। जो कंप्लीट टर्न है वो आपका कैसा है, 360 डिग्री का है। और यहाँ पे कंप्लीट टर्न में जो हेलिक्स है उसमें 10 बेस पेयर्स पाए जाते हैं।
अगर इसके और स्पेसिफिकेशंस की हम बात करें तो 34 एंगस्ट्रॉम जो है वो इसकी स्पेसिफिकेशन रहती है, और इन दोनों के बीच की अगर हम बात करते हैं तो 10 बेस पेयर है, 34 इसकी स्पेसिफिकेशन है, तो 3.4 एंगस्ट्रॉम इन दोनों के बीच का क्या रहेगा, डिस्टेंस रहेगा। और अल्टीमेटली इसमें कितने बेस पेयर्स पाए जाएंगे, हर एक में आप देखोगे हेलिक्स का जो टर्न है इसमें आपके 10 बेस पेयर्स पाए जाते हैं एक सिंगल हेलिक्स के टर्न में, ठीक है। और बाकी हमने स्पेसिफिकेशंस इसकी पूरी कवर कर ली कि डीएनए क्या होता है, कैसा होता है, ठीक है जी। और कैसी शुगर पाई जाती है ये सारा हमने डिस्कस कर लिया, और बाकी चीजें हमने 3D मॉडल की हेल्प से समझ ली। और बाकी मैं आपको इसका जो डायग्राम है उसको सेंड कर देती हूँ कमेंट सेक्शन में, जो जो क्लास अभी अटेंड करें आप सबको इसका डायग्राम मिल जाएगा अभी, ठीक है जी। ये लो कर दिया सेंड टू स्टूडेंट, आपको अभी चला गया होगा। ओके, समझ में आया यहां तक सबको? चलिए ठीक है, तो यहां तक हमने डीएनए के बारे में कवर कर ली सारी चीजें। तो आप देख सकते हो कैसे भी इसको आप देख सकते हो, ठीक है, राइट, ठीक है जी। जूम करके दिखा देती हूँ, थोड़ा सा जूम करके बढ़िया दिख रहा है ना। चलिए, तो यहां पे आप देख सकते हो, चलिए दिख रहा है सबको क्लियर, राइट, ठीक है। समझ में आया, रिपीट करूं, बताइए समझ में आया, रिपीट करूं, सबको क्लियर है, दोबारा बताऊं, बोलो, करना है रिपीट, बताओ भाई, रिपीट करना है तो कर देती हूं। चलिए, बोलते ही नहीं हो कुछ कि मैम आप जो मर्जी करो, हमें नहीं पता बताओ ना क्या करना है, रिपीट करना है, बताओ दोबारा से। ओके, सो हमने अभी अभी क्या बात की, ठीक है, डीएनए के स्ट्रक्चर की हमने बात की, और डीएनए में क्या पाया जाता है, डीऑक्सीराइबोज शुगर पाई जाती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड बोल देते हैं। तीन चीजें हमने इसमें डिस्कस की, क्या, शुगर, बेस एंड फॉस्फेट। तो डीएनए की अगर बैकबोन की बात करें, पहली चीज तो ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। किसने दिया था, वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था, और विल्किंस एंड रोजरलिन ने इसका क्या किया था, एक्स-रे डिफ्रैक्शन डेटा दिया था। तो इसमें जो वॉटसन एंड क्रिक हैं और विल्किंस हैं, उनको नोबेल प्राइज मिला था इस स्ट्रक्चर के लिए। रोजलिन की उस टाइम पे डेथ हो गई थी तो उनको नोबेल प्राइज नहीं मिला था। स्ट्रक्चर की बात करें तो शुगर एंड जो फॉस्फेट है ये इसका बैकबोन बना रहा है, और बीच में नाइट्रोजनस बेसिस है जो बेसिकली क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में कनेक्टेड है। शार्गेफ रूल की बात करें तो जो एडेनिन है वो थाइमिन के साथ में बाइंड करता है, और जो साइटोसिन है वो ग्वानिन के साथ में बाइंड करता है। तो जो प्योरीन्स हैं वो पिरिमिडिन्स के साथ में बाइंड करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से। और जो प्योरीन्स है उसमें क्या एग्जांपल आ जाएंगे, एडेनिन एंड ग्वानिन, आलू गोभी याद रख सकते हो। और पिरिमिडिन्स में क्या एग्जांपल आ जाएंगे, आपके साइटोसिन और थाइमिन आ जाएगा जब हम डीएनए की बात करेंगे। अल्टीमेटली ये एक दूसरे के साथ में बॉन्ड बना रहे हैं। और एक हेलिक्स के टर्न की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो कुछ मेजर ग्रूव्स पाई जाती है, कुछ माइनर ग्रूव्स पाई जाती हैं। एक हेलिक्स के टर्न की बात करें तो एक हेलिक्स का टर्न का जो डाया होता है वो कितना होता है, 34 एंगस्ट्रॉम होता है। 10 बेस पेयर यहाँ पे पाए जाते हैं, 360 डिग्री टर्न की हम बात कर रहे हैं, और 10 बेस पेयर यहाँ पे पाए जा रहे हैं, 34 एंगस्ट्रॉम हम बात कर रहे हैं, तो दो के बीच में कितना आ जाएगा आपका, 3.4 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। तो अल्टीमेटली ये आपका डीएनए का स्ट्रक्चर है जिसको हमने अभी अभी 3D मॉडल की हेल्प से कवर किया है। और इसमें हमने बात की कि शुगर है, बेस है, फॉस्फेट है, और शुगर कौन सी, डीऑक्सीराइबोज शुगर इसमें पाई जाती है। तो आप देख सकते हो कैसे भी इस मॉडल को, है ना, ठीक है, ठीक है। और आपको ये सेंड भी मैंने कर दिया है। चलिए, क्लियर है सबको? ओके देन, अब आगे बात करते हैं। चलिए नाउ अब हमारे पास में है टाइप्स ऑफ डीएनए। तो टाइप्स ऑफ डीएनए की अगर मैं बात करती हूं तो अभी जो हमने पढ़ा वो राइट एंगल डीएनए है, तो वो आपका बी डीएनए था जो हमने पढ़ा। और जो बी डीएनए है, मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो कॉमन डीएनए पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है, बी डीएनए पाया जाता है। और अगर हम यहाँ पे बी डीएनए, ए डीएनए और जेड डीएनए की बात करें, तीन टाइप के डीएनए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो
कि जो आपके बी डीएनए है और ए डीएनए है दोनों ही राइट हैंडेड डीएनए है, बस लास्ट है, और जो जेड डीएनए है वो आपका लेफ्ट हैंडेड डीएनए है। ठीक है, बेस पेयर्स की बात करें तो यहां पे आप स्पेसिफिकेशन देख सकते हो तीनों की, पिच की स्पेसिफिकेशन भी देख सकते हो, कितने बेस पेयर पर टर्न पाए जाते हैं वो भी देख सकते हो, और क्या डायमीटर है 20 एंगस्ट्रॉम का वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये टेबल आपने पढ़ लेना है। ओके राइट, फोटोज देख लो, ए डीएनए, बी डीएनए एंड जेड डीएनए, राइट, तो फोटोज आप देख लेना। ठीक है जी, बस अब क्रोमोसोम का टॉपिक तो कल ही कवर हो पाएगा, और जेनेटिक कोड वगैरह बच गया। आज बहुत कुछ सोचा था आपको करवाने का, लेकिन कंप्लीट ही नहीं हो पाया। चलो कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या कवर कर लिया अभी तक। जस्ट अ मिनट। हाँ, नॉन आइडेंटिकली लिखा है ना यहाँ पे, ये सही है। ठीक है, ओके चलिए ठीक है, बाकी एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे उनको देख लेना स्लाइड में। क्रोमोसोम मैं कल करवाती हूँ आपको, ये पूरा डिस्कस करेंगे क्रोमोसोम क्या होता है, कैसे बनता है, इसका भी मेरे पास में 3D मॉडल है। ठीक है, जो बोल रहे हैं कि मैम डिफरेंस क्या है ए बी एंड जेड मॉडल में, दिखा तो दिया, अभी पढ़ा रही थी तो आपने तो बोला कि मैम बस करो अब, है ना, सारे डिफरेंसेस दिए तो हैं। दो आपके लेफ्ट राइट हैंडेड है, एक आपका क्या है लेफ्ट हैंडेड है ना, वो किसमें कितने बेस पेयर पाए जाते हैं वो सारा तो बता दिया। चलिए बताइए अब यहां तक आपको समझ में आया आज की क्लास में, बोलो मजा आया आज की क्लास में? बताओ सबसे कॉमन कौन सा है? बी डीएनए, याद रखना बायोलॉजिकली सबसे कॉमन कौन सा है? बी डीएनए है। ठीक है, जो ए डीएनए होता है वो इन विट्रो कंडीशन में पाया जाता है। ठीक है, और जो हमारे पास में जेड डीएनए है, क्या बोल रहे हैं कि मैम प्लांट पैथोलॉजी बहुत सही है, यही जटिल है। जटिल तो कुछ भी नहीं है इसमें, इतना इजी तो है ना। आज तो उल्टा मैं इतना सब कुछ आपके लिए प्रिपेयर करके लाई थी कि चलो 3D मॉडल्स हैं वो भी दिखाऊंगी, सब कुछ दिखाऊंगी, अदरवाइज मैंने टॉपिक कंप्लीट करवा देना था अभी तक। आपका क्रोमोसोम भी कंप्लीट हो गया होता, म्यूटेशन भी, जेनेटिक कोड भी, सब कुछ कंप्लीट हो गया होता। फिर मैं सोचा कि चलो आपको कुछ ना कुछ चीजें दिखाई देते हैं, है ना, तो उस चक्कर में टॉपिक हमारा पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जितना कंप्लीट हुआ बहुत अच्छे से कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं हमने आज क्या क्या कवर कर लिया है, समरी लिख देती हूँ। ये कंप्लीट हो गया जी, ये कंप्लीट हो गया, ये अभी कंप्लीट होना है। ठीक है, इसकी स्टार्टिंग हमने कर दी है, और जेनेटिक कोड भी हम कंप्लीट करेंगे। ये ट्रिपलेट की फॉर्म में होता है। ठीक है, ये सुन लो, ट्रिपलेट की फॉर्म में होता है जेनेटिक कोड। ठीक है, चलिए नाउ अब देख लेते हैं कि हमने पढ़ाई क्या क्या की आज। तो आज हमने क्या पढ़ा जी, बताओ क्या पढ़ा? एक तो हमने आज सेल डिवीजन पूरा पढ़ा है ना, माइटोसिस आपने पूरा रिपीट करवाया मुझसे। ठीक है, सेल डिवीजन हमने कंप्लीट किया है। देन हमने मियोसिस के बारे में कंप्लीट किया था, और माइटोसिस भी हमने कंप्लीट किया। देन हमने बात की जी डीएनए के बारे में। देन हमने बात की क्रोमोसोम की स्टार्टिंग की है, अभी कंप्लीट हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, होमवर्क क्या है कि अच्छे से सेल साइकिल, सेल डिवीजन पढ़ के आए। ठीक है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन अच्छे से कवर करके आना है, डीएनए को अच्छे से पढ़ के आना है, और क्रोमोसोम एंड म्यूटेशंस के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ के आना। ठीक है, क्रोमोसोम एंड म्यूटेशन के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ के आना। ओके, ये आपका होमवर्क है। ओके चलिए, तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम धीरे धीरे। क्या बोल रहे हो? अच्छा, ऐसा बोल रहे हैं कि मैम सब हमने थोड़ा बहुत पहले से पढ़ा है तो कम मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ तो अच्छा है ना, रिवीजन ही हो रहा है, अभी आगे जाके आपको और भी चीजें आएंगी। मैं कोशिश कर रही हूँ रोज कि हम थोड़े से और टॉपिक कवर कर पाए, पर चलो कोई बात नहीं, जो बेसिक है वो पहले क्लियर होना चाहिए, बाकी चीजें तो हम कर ही लेंगे कवर। ठीक है, तो ये जितनी भी चीजें हैं इसको एक एक बार पढ़ लेना। और जो सेल साइकिल या सेल डिवीजन है ना, कोई भी एग्जाम दे तो डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से आता है कि कौन सी स्टेज किस में ऑब्जर्व की जाती है, किस स्टेज में क्या होता है, क्या डिफरेंसेस है, तो बेसिक सा यही आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपने सारा कवर कर लेना है। और बीच में स्टार्टिंग में, हाँ, हमारे जो 3D मॉडल मैंने ओपन किए थे ना, वो स्टार्टिंग में एग्जैक्ट नहीं आया था क्योंकि मुझे मिल नहीं रहा था, फिर मिल गया तो मैंने आपको दिखा दी जो जो सेम सेम थे, है ना। तो 3D मॉडल भी देख लेना कौन कौन से हमने डिस्कस किए। बाकी हमने एग्जैक्टली सेम चीजें ही देखी हैं, जो जो हमें टॉपिक में था वो सारा कवर कर लिया है 3D मॉडल के हेल्प से।
अब जो हमारे पास में बचता है वो क्या बचता है, हाँ सेल के 3D मॉडल रह गया आपको दिखाना, वो मैं बीच में किसी क्लास में दिखा दूंगी जब हमारे पास टाइम होगा, है ना। अभी मैं चाहती हूँ टॉपिक से रिलेटेड मॉडल्स कवर कर लें, ठीक है। अभी स्टार्टिंग के जो टॉपिक्स हैं बेसिक टॉपिक्स हैं, तो इसके सारे हमें इजीली मॉडल्स मिल जाएंगे और हैं भी हमारे पास, ठीक है। तो बाकी के जो टॉपिक्स हैं उनमें तो जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसमें तो हम डायरेक्ट थ्योरी वगैरह कवर करेंगे, यहाँ स्ट्रक्चर वगैरह, इसलिए हम 3D मॉडल से इसको समझ रहे हैं, ठीक है। अब बताइए सबको समझ में आया? चलो देख लेते हैं कितने बच्चे भी क्लास में हैं। हाँ जी, एक बच्चा गया कोई, है ना। जैसे होमवर्क मिला भाग लिए, चलो कोई बात नहीं। अब आपने अच्छे से कवर कर लिया, जितने भी बच्चे हैं मैं सबके नाम हमेशा देख लेती हूँ, कल की क्लास में आप सबको ढूंढूंगी। अब क्योंकि मैं मेहनत कर रही हूँ, जिस दिन मैं क्लास में आपको क्वेश्चंस लेके आऊंगी उस दिन मुझे आपकी मेहनत दिखनी चाहिए, ठीक है, जब हम क्लास में क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अभी बेसिक टॉपिक है तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी हम क्या करें, बेसिक टॉपिक्स को कवर कर लें, उसके बाद इकट्ठे क्वेश्चंस लेके आएंगे इसकी क्लास में, ठीक है जी। ओके ओके देन, अब हमने काफी कुछ कवर कर लिया है, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए अच्छे से। इजी है, बहुत इजी है, कोई भी बेसिक टॉपिक देख लोगे समझ में आ जाएगा, बहुत इजी टॉपिक्स हैं, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं आपको यहाँ से। ओके अब क्रोमोसोम है उसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर तो बताना ही पड़ेगा, तो वो मैं आपको बता दूंगी कल की क्लास में। म्यूटेशन शुरू कर देंगे और फिर जो आपके आगे के मेंडल जेनेटिक्स है उसको स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि हमें सिलेबस भी ऑन टाइम कवर करना है ना, तो वो भी हमें करना पड़ेगा। तो अब थोड़ी सी सिटिंग की आदत डालो, 10:30 होते ये मत बोलना शुरू कर दिया करो कि मैम बस करो, है ना। थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा पढ़नी है चीजें, एक्स्ट्रा पढ़नी है मतलब कि सिलेबस भी ऑन टाइम कवर करना है, तो थोड़ा सा और बैठ लिया करो 10-15 मिनट क्लास में, ठीक है जी। ओके देन, अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जो जो पढ़ा है सब कुछ पढ़ के आइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। अब